मित्रों, सर्वप्रथम मैं सभी सदस्यों को व्यंगधारा समूह की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। यह समय बड़ा महत्वपूर्ण भी है और आज का दिन भी एक ऐतिहासिक है, जिसमें कई बार हमने इतिहास को इस देश के परिप्रेक्ष्य में देखा, इस दिन के परिप्रेक्ष्य में देखा। और आज हमारे बीच में वक्ता के रूप में सुभाष चंद्र जी दिल्ली से, आप उनको अच्छे से जानते हैं, अलग से कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। और प्रेम जन्मा जी, उनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ज्ञान चतुर्वेदी जी, इनको भी आप सब, मतलब आज हमारे जो वक्ता हैं तीनों, सब लोग उन्हें भली भांति जानते हैं, उनके रचना कर्म को, उनके प्रकृति को, उनकी प्रवृत्ति को, और उनका जो साहित्य में और व्यंग में खासकर जो समर्पण है, वो उसके बारे में सब लोग भली भांति जानते हैं। आज की जब हम बात करते हैं व्यंग की या साहित्य की, तो हमेशा यह बात याद की जाती है कि स्वतंत्रता के पूर्व का इतिहास, स्वतंत्रता के पूर्व का साहित्य और स्वतंत्रता के बाद का साहित्य। अब उसमें हम व्यंग को जोड़ सकते हैं। व्यंग ने स्वतंत्रता के बाद कई पायदान चढ़े हैं, कई परिवर्तन हुए हैं, और एक नया रूप लेके आज जो हमें दिख रहा है वो है हमारे जो तीनों मित्र और अन्य बहुत से मित्र स्वतंत्रता के बाद भले ही जन्म हुए हैं, स्वतंत्रता के आसपास हुए हैं, किंतु जब से होश संभाला है उन्होंने समाज को भली भांति देखा है, समाज को बदलते हुए देखा है, और समाज किस रूप में करवट बदल रहा है इसको भी देखा है। और जब हम व्यंग की बात करते हैं तो व्यंग में हमेशा से यह बात रही है, वह समकालीन परिदृश्य पे, समकालीन प्रवृत्तियों पर, समकालीन विसंगतियों पर, विडंबनाओं पर, समकालीन अंधविश्वास पर, सांप्रदायिकता पर, भ्रष्टाचार पर, ऐसे तमाम राजनीतिक परिदृश्य पर नैतिक मूल्यों के और जब समय का आकलन करने के बाद व्यंग में हमें सबसे पहले परसाई याद आते हैं। स्वतंत्रता के बाद का जो समय है व्यंग का है, वो परसाई के आसपास ही चला है। और परसाई बरबस हमको कहीं ना कहीं से खींच के लाते हैं कि और मजबूर कर देते हैं। परसाई का जो लेखन है, परसाई की जो दृष्टि है, वो हमें मजबूर कर देती है कि आज के समय पर हम बात करें और परसाई को लेकर बात करें। परसाई के जो समय पे उनकी आप बहुत सी रचना पढ़े हुए हैं, और उस समय पर जब हम भ्रष्टाचार और अकाल की बात करते हैं, उस समय पर परसाई जी अपने समय पर अकाल उत्सव की बात करते हैं। जब पूंजीपति साम्राज्यवादी ताकतें और पूंजीपति का जो धार्मिक विचलन होता है, जो पतन होता है, या स्वार्थ के लिए जो गिरते हैं, उसमें हमें बैसों की फिसलन नजर आती है। हम जब क्रांतिकारी की बात करते हैं, वामपंथी विचारधारा की बात करते हैं, अन्य दूसरी विचारधारा की बात करते हैं, और बात करते करते परसाई यहां पे भी नहीं चूकते हैं। वो अति क्रांतिकारी की बात करते हैं, वहां अति क्रांतिकारी में भी परसाई हमें नजर आते हैं कि परसाई अपने विचारों से और मनुष्यता के पक्ष में कभी समझौता करते नहीं देखते हो। उन्होंने जितना व्यंग
पाखंड पर लिखा हुआ है, प्रपंच पर लिखा हुआ है, अन्य विश्वासों पर लिखा हुआ है, और बड़े बड़े साधु महात्माओं के ऊपर लिखा, उनके प्रपंच को लिखा है, तो वो हमें टॉर्च बेचने वालों की सूरत में नजर आते हैं। और इन सब परिदृश्यों को देखने के बाद जब हम आज देखते हैं, और एक बात और भी है, जैसा मैं महसूस करता हूं कि परसाई और परसाई के समकालीन लोग भी इसी बात को कहीं ना कहीं आगे ले जा रहे थे। इन्हीं विसंगतियों को, इन्हीं विषय को, इन्हीं पूरे विचार को लेकर, मनुष्यता के पक्ष के विचार को लेकर वो साथ में खड़े हुए थे, परसाई के पीछे या परसाई के साथ उनके समकालीन। और उस परिदृश्य पर मैं चाहे प्रेम जन्मा जी हों या हमारे ज्ञान चतुर्वेदी जी हों और सुभाष चंद्र जी भी हों, कि इन लोगों ने बाद के समय, लगता 62 के बाद का समय में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, और उस समय के व्यंग को भी देखा होगा, उस समय के परसाई को तेवर देखा होगा, शरद जोशी के तेवर को देखा होगा। और आज जब एक तरह से इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि हम उस विकास को समेट नहीं पा रहे, हम उसको सहज नहीं पा रहे। यह विकास का ही परिणाम है कि हम घर बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। यह विकास का ही कारण है, खासकर प्रकाशन में, कि 24 घंटे में पुस्तक छप के आ जाए। यह विकास की ही वजह है कि लेखक 5 बजे, 5:30 बजे और रात को 10 बजे रचना भेजता और संपादक को पसंद आ जाती है, वो सवेरे छप जाती है। नहीं तो पहले इंतजार करना पड़ता था। तो इन विकास के साथ क्या हमारा लेखक सामंजस्य बिठा पा रहा है क्या? कि आज जब परसाई अपने समय को देखते थे, उससे सामंजस्य बिठाते थे, उसकी बात करते थे, और इन सब सुविधाओं के बाद जब हम आज देखते हैं कि आज का व्यंगकार क्या उससे सामंजस्य बिठा रहा है? वो कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो अपने सरोकारों से पीछे भाग रहा है। उसको अब लेख की जिम्मेदारी की चिंता नहीं है, लेख की मूल्यों की चिंता नहीं है, समाज की मूल्यों की चिंता नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आज हम जो देखते हैं कि वह लेखक कहीं ना कहीं, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं, कि लेखन में, व्यवहार में वह नफा नुकसान के साथ आगे बढ़ रहा है। तो अब हम जब परसाई को की बात करते हैं, परसाई अपने लेखन की वजह से उन्हें नौकरियां छोड़ी हैं, एक नहीं 2-3 नौकरियां छोड़ी हैं। परसाई ने अपने लेखन, अपने व्यवहारिक जीवन को साथ साध कर, जब 61 में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा हुआ था, तो परसाई और परसाई के मित्र उस दंगे ग्रस्त क्षेत्र में जाकर दंगाइयों से, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे दूसरे वर्ग के लोग हों, बहुसंख्यक कह सकते हैं हम, उन लोगों से बातचीत करते थे। उसमें उनमें इतना जज्बा था, उतना जज्बा था, उतना साहस था। और आज हमको जब ये सुनने मिलता है कि अगर हम ऐसी रचना लिख देंगे तो कोई प्रकाशक अखबार छापेगा नहीं, प्रकाशक छापेगा नहीं, यह स्थिति कैसी आई है? तो इस स्थिति के लिए परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, लेखक जिम्मेदार है, या जो समय है वो जिम्मेदार, कुछ भी जिम्मेदार हो सकता है, किंतु उसका विचार होना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक और बात कर रहा हूं, आज हम, परसाई ने एक जगह लिखा था, एक संपादकीय में लिखा था, काफी पहले की बात है, बसुदा के एक संपादकीय में लिखा था, ढलुआ साहित्य।
तो परसाई ने उस वक्त ढलुआ साहित्य में छायावादी कविता पर और प्रगतिवादी कविता पर लिखा था, किंतु आज उस प्रकृति को, उस प्रवृत्ति को हम व्यंग में भी देख रहे हैं कि वो निरंतर ढलुआ साहित्य आ रहा है। ढलुआ साहित्य का अर्थ है कि जो हमने ढाल दिया वो आ रही है, उसमें चेतनता नहीं, एक सा रूप है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, एक से एक चीजें निकल के आ रही हैं, जो सांचा पड़ा है वो सांचे से वो चीजें आ रही हैं। तो हमें इन सब चीजों पर आज हमारे तीनों वक्ता बहुत विद्वान हैं अपने अपने क्षेत्र में, विचार में और समर्पण में, और मैं चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर रमेश तिवारी जी 5 मिनट में अपनी बात करें और फिर हम वार्ता का सिलसिला आरंभ करते हैं। डॉक्टर रमेश तिवारी। धन्यवाद सर। सभी विद्वानों को और सभी साथियों को प्रणाम, स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। बस 5 मिनट भी नहीं बोलना है मुझे, 2 मिनट बोलना है कि आज का समय क्या है और उसमें परसाई की बात क्यों जरूरी है, कितनी जरूरी है भी कि नहीं। इन मुद्दों को हम लोग ये मानकर इस विषय को हम लोगों ने रखा है कि जो हमारी अग्रज पीढ़ी है, इन लोगों को पढ़ते हुए हम लोगों ने अपनी एक समझ बनाई है। हम लोग बार बार उन्हीं लोगों को सामने ला करके उन्हीं लोगों से सुनना चाहते हैं, और जितनी भी रचनाएं हैं परसाई की, जो परसाई के लेखन का सरोकार है, मुझे लगता है कि उस पर विस्तार से और समग्रता पूर्वक आज हमारे तीनों जो अतिथि विद्वान हैं, अग्रज विद्वान हैं, इन लोगों को हम लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। और इसके बाद जो हमारे और साथी होंगे, अगर कुछ और महत्वपूर्ण होगा तो उस पर भी लोग बात सुनना पसंद करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। और हम बिना समय गंवाए आज की बात आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम बहुत सम्मान के साथ हमारे मित्र आदरणीय सुभाष चंद्र जी से आग्रह करता हूं कि हमने समय जरूर 15 मिनट रखा हुआ है, तो 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। और उसके साथ यह भी है, अगर 15 मिनट में भी अगर आपकी बात पूरी नहीं हो रही है और आपको लगता है कुछ चीज छूट गई है, तो तीनों वक्ताओं के बाद भी आपको 2-3 मिनट का समय दिया जाएगा। ये सभी के लिए है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ सुभाष चंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी जी को प्रणाम, प्रेम जी को प्रणाम, सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आज का समय और परसाई। पहली बात तो ये कि आज के समय में और परसाई जी जो 1995 तक हमारे बीच थे, उस समय के बीच में क्या बदलाव आए हैं और उनके बीच में परसाई जी की प्रासंगिकता क्या है, ये हमारा मेरे ख्याल है आज के विषय का मूल मुद्दा है। मेरा मानना है कि जो 90 के बाद का जो समय शुरू हुआ, जिसमें भूमंडलीकरण आया, उसका राजनीति का अपराधीकरण हुआ, और सबसे बड़ी चीज ये हुई कि एक बेशर्मी जो है वो हमारा राष्ट्रीय चरित्र बनती चली गई और हमने उस पर विचार करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। ये जो चीजें लगातार बदली, जो समय परसाई के समय में था, जो आने वाले समय में आते आते ये चीजें चेंज हुई, उन चीजों में ये रहा कि भाई हमने वो समय था जिसमें परसाई के समय में क्या था कि आजादी के बाद सपनों का मोह भंग हुआ, राजनीति से, समाज से, मूल्यों से, बहुत सारी चीजों का अवमूल्यन हुआ। सारी चीजें साफ साफ दिख रही थी और उन पर रंग लिखना थोड़ा सा आसान भी था। लेकिन जो 90 के बाद का जो समय आया है, इस समय में क्या हुआ कि कुछ चीजें बिल्कुल नई आई। जैसे बाजार कल भी था, बाजार आज भी है, और कल का जो बाजार था उसको हमें समझ में आता था कि बाजार ये चीजें कर रहा है, और लेकिन उसके बावजूद नियंत्रण हमारा था। 1990 के बाद का जो भूमंडलीकरण आया, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका जो आए, इन चीजों ने, दोनों चीजों ने पूरी दुनिया को एक बाजार में बदल दिया, बड़े बाजार में।
इस बड़े बाजार का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि बाजार ने कुछ समय के बाद हमारी चेतना को संचालित करना शुरू कर दिया। उसने इस बात का तय करना शुरू कर दिया कि हमें खाना है तो हमें कौन से चम्मच से खाना है, हमें पानी पीना है तो हमारे लिए कौन सा गिलास होना चाहिए, हमें कौन सा दिन प्रेम करने के लिए चुनना है, हमें कौन सा दिन माता पिता की सेवा के लिए चुनना है, कौन सा दिन पशु पक्षियों की सेवा के लिए चुनना। ये सब चीजें एक एक चीज वो नियंत्रित कर रहा था। तो मेरा समय, मुझे लगता है ऐसा है कि देखिए वो समय परछाई के समय से आज का समय थोड़ा सा अलग हुआ। और हम इस बात को देख रहे हैं कि परछाई वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने जो व्यंग के जो प्रचलित मानदंड थे कि विट होनी चाहिए, आयरनी होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, डिमाका होना चाहिए, सरोकार होने चाहिए, ये होना चाहिए, और यह हमेशा मान के चला जाता था कि विट तो जरूर होना चाहिए, विट के बिना तो व्यंग लेखन होता ही नहीं। लेकिन परछाई ने इन सारी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की और काफी हद तक इनको तोड़ा भी। परछाई को अगर आप देखें तो, और इस परिदृश्य में देखें कि अगर आज परछाई होते तो, परछाई को आप अगर देखें, शुरू से देखें कि परछाई अपने जो उनका व्यंग का जो टेम्परामेंट है, परछाई के व्यंग का टेम्परामेंट विसंगतियों को पकड़ने का, उनकी गहराइयों में जाने का, गहराइयों में जाने के बाद चोट करने का है। और दूसरी बात है कि जहां जहां भी आम आदमी है, जहां जहां भी आम आदमी की परेशानी है, जहां जहां भी आम आदमी के संतरास है, कुंठा है, तनाव है, परेशानियां हैं, उसके दुख दर्द है, वहां वहां परछाई अपनी रचनाओं के साथ मौजूद है, चाहे वो निबंध में हो, चाहे वो कहानी में हो। परछाई जब उस समय तक उन सब चीजों से लड़ते रहे, तो आज का जो समय है हमारा, जिनमें ये बाजार से लेकर और राजनीति के अपराधीकरण से लेकर ये बहुत सारे जो चेंजेस हमारे यहाँ आए दिन पिछले 30-32 सालों में, इन्होंने पूरे परिदृश्य को बदला है। उस परिदृश्य को बदला तो उसी के साथ व्यंग भी बदला। जिन लोगों ने इस व्यंग की स्थितियों को पकड़ लिया, इन परेशानियों को पकड़ लिया, इन तनावों को पकड़ लिया, व्यंग के जो नए नए जो इसमें परिदृश्य में जो परिवर्तन हो रहे थे, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उन सारी विसंगतियों को और उस समय की विसंगतियों को पकड़ा और उनको आधार बना के उन्होंने व्यंग रचे, उजागर करने की कोशिश की। जो जो छिपे हुए जो चीजें थी, जो जो छिपे हुए छद्म थे, जो जो छिपी हुई बदमाशियां थी, मक्कारियां थी, उन सबको जिन्होंने कोशिश की उजागर करने की, उनको उघाड़ने की, वो सब मुख्य धारा के साथ आते चले गए और लगातार वो लोग केंद्र में आते चले गए, चाहे वो ज्ञान चतुर्वेदी हो, चाहे वो आलोक पुराणिक हो, चाहे हरीश नावल हो, प्रेम हो, बहुत सारे मित्र हमारे युवाओं में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज पर काम किया। मुझको लगता है कि जब हम अपने समय को देखते हुए, अपने परिदृश्य को देखते हुए, अपने समय की विसंगतियों को की पहचान ठीक से कर लेते हैं, पहला काम तो हमारा ये है कि हम विसंगतियों की पहचान ठीक से कर लें। उसके बाद अगर हम में सामर्थ्य है तो हम उनकी गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं, और गहराइयों में जाने के बाद जब हम उन पर प्रहार करते हैं, तब हम परछाई की परंपरा का निर्वाह करने की कोशिश करते हैं। परछाई की जो परंपरा है, परछाई की परंपरा कौन सी परंपरा है? परछाई की परंपरा वो परंपरा है जहां पर आपको अपने सरोकारों के प्रति गंभीर होना पड़ता है, आपको आम आदमी की पीड़ा के प्रति आपको सजग होना पड़ता है, आपको आम आदमी की जो पीड़ा है, परेशान आदमी की जो कठिनाइयां हैं, उनको आप केंद्र में रखते हैं। और जब आप साहित्य रचते हैं, जब आप व्यंग रचते हैं, जब आप अपने प्रहार का स्वर तीखा रखते हैं, तब आप उस परंपरा से जुड़ जाते हैं। अब मैंने एक चीज देखा कि भाई बदला तो बहुत कुछ, समय तो हमारा ये हो गया कि हमने समय के हिसाब से देख लिया कि भाई आज का समय ये, परछाई होते तो परछाई क्या करते। मुझको लगता है कि परछाई को हम बार बार याद करते हैं। अभी जैसे कि रमेश सैनी जी ने भी कहा, या बाकी हमारे मित्र वक्ता भी कहेंगे, रमेश तिवारी जी ने भी कहा, तो परछाई को बार बार याद करते क्यों है? लिखा तो परछाई के समकालीनों ने भी बहुत है।
भाई अगर हम सिर्फ सरोकारों की बात करें तो शंकर पुनतांबिकर भी बहुत सरोकारी व्यंगकार रहे। हम बात करें अजात शत्रु तो उनको दूसरा परसाई कहा जाता था। अशोक शुक्ल की बात करें, बहुत सारे मित्र हैं जिनकी हम बात करें, लेकिन हम बार 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 परसाई को याद करते। कारण ये है कि परसाई मुझे दो तीन कारणों से विशिष्ट लगते हैं। मैं साफ कहता हूं कि चारों व्यंगकारों में, उस समय की चारों जो चौकड़ी के जो चारों व्यंगकार थे, परसाई जी, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी, उनमें चारों में सबसे हल्का जो शिल्प था परसाई का था। शरद जी शिल्प के मास्टर, श्रीलाल शुक्ल, अगर राग दरबारी की बात करें तो मैं समझता हूं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यंग उपन्यास है राग दरबारी। उस जैसा शिल्प आसानी से मिल ही नहीं सकता। कितने ही आप खोजें आपको शायद वो शिल्प नहीं मिलेगा। रविन्द्रनाथ त्यागी के बारे में तो परसाई जी खुद कहते थे कि वो विट युक्त गद्य के मास्टर हैं। उनको पत्र लिखा परसाई जी ने एक बार रविन्द्रनाथ त्यागी को, और लिखा कि आप जैसा विट युक्त गद्य मुझसे लिखते ही नहीं बनता, यानी कि शिल्प के मास्टर हैं। उसके बावजूद एक व्यक्ति व्यंग लिख रहा है और व्यंग के जो भाषिक शक्तियां हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा गंभीर ना होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में, पूरे देश में जाना जाता है, सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार माना जाता है। आज इतने कितने आज 26 सालों के बाद भी हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब भी कोई भी हम व्यंग की बात करते हैं तो परसाई जी के बिना शुरू नहीं होती। इसके पीछे के 4-5 कारण है। पहली बात, परसाई अपनी दृष्टि को लेकर बहुत स्पष्ट है। परसाई की दृष्टि बिल्कुल वहां है जहां पर बदमाशियां हैं, जहां पर विसंगति है, जहां पर आम आदमी से जुड़ी विसंगति है, वहां पर परसाई जी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। परसाई जी का लेखन आम आदमी की परेशानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला लेखन है। परसाई आम आदमी की परेशानियों को देखते हैं, उनको जज्ब करते हैं, उनकी गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं, विसंगतियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब जाकर उन पर तीखे होकर प्रहार करते हैं। और कई बार वो प्रहार बहुत सपाट भी हो जाता है। जानते हैं, बहुत बड़े हमारे समय के बहुत बड़े व्यंगकार हैं, सबसे बड़े व्यंगकार हैं। तो उसके बावजूद भी हम परसाई को याद करे जा रहे हैं। कारण कि परसाई अपनी दृष्टि में बहुत स्पष्ट है। परसाई की आपको शायद ही कोई रचना मिले कि जो अपने सरोकारों के प्रति गंभीरता ना दिखाती हो। परसाई की रचनाएं, अब आप कह सकते हैं कि सरोकारों की गंभीरता तो अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग होती है, तो व्यक्ति सापेक्ष भी होती है। कई बार कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो किसी के लिए उनके मायने अलग हैं, दूसरे आदमी के लिए उनके मायने अलग हैं। तो वहां पर बात रहती है कि परसाई हमेशा जनोन्मुख है। परसाई का जो व्यंग है वो हमेशा जनोन्मुखता की ओर केंद्रित रहता है, और वो उससे कभी नहीं हटते। चाहे वो आप इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जाए, चाहे अकाल उत्सव पे जाए, चाहे भेड़ और भेड़िए पे जाए, चाहे आप भोला राम का जीव पे जाए, कहीं भी जाएं। कई बार क्या करते हैं कि वो हल्की फुल्की रचनाओं से भी बात करते हैं। विट भी उनकी कुछ रचनाओं में आता है। जैसे बिल्कुल आप अगर देखें विट की बिल्कुल रचनाएं देखिए तो आपको अकाल उत्सव जैसी, भेड़ और भेड़ी जैसी रचना देखने को मिलेंगी। लेकिन जब आप विट की रचना देखें तो आपको इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर भी मिलेगी, आपको सदाचार का तावीज भी मिलेगी, आपको एक लड़की 5 दीवाने भी मिलेगी, यानी बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी। और जो विशेष रूप से जो उन्होंने मिथकों पर लिखी है, हनुमान जी से जोड़कर, और जो हमारे जो पारंपरिक मिथक है उनसे जोड़ के जो चीजें लिखी हैं, उनमें भी विट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन विट उनका कभी भी साध्य तो होता है कई बार, लेकिन कभी भी साधन पूरा नहीं बनता। कई बार क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि आप इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर को ही ले लें। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर पूरी शरारतों में कहानी चलती है, सारी बातें हैं, और कुछ समय के बाद आके सपाट भी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर बिटू भर के आता है, लेकिन अंत तक आते आते परसाई वहीं आ जाते हैं जहां परसाई को आना है। तो परसाई का सिर्फ एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि लेखन में सोद्देश्यता का पूरी तरीके से निर्वाह करना। ये जो सोद्देश्यता का निर्वाह है, यही परसाई को परसाई भी बनाता है।
परसाई की कितनी रचनाएं आप मैं सच बताता हूँ, इतने बड़े साहित्य में से आप परसाई पर कई बार आरोप लगा सकते हैं कि परसाई विशेष रूप से आखिरी के समय में जब उनका आवारा भीड़ के खतरे संग्रह आया, उस समय में थोड़े सपाट हो गए थे, थोड़ा गुस्सा उनको ज्यादा आने लगा था और गुस्सा व्यंग में झलकने लगा था। लेकिन उन चीजों को आप व्यंग माने या ना माने, लेकिन वो रचनाएं गंभीर सरोकारों की रचनाओं के रूप में उभर कर आएंगी। जब आवारा भीड़ के खतरे में वो युवा गुस्से की बात करते, जो आक्रोश की बात करते, तो उनका जो स्वर है वो व्यंग के हिसाब से तो कानों को चुभ सकता है, लेकिन उनका जो तीखापन है, उनकी जो उस जो विसंगति है, उस पर जो गुस्सा है, वो गुस्सा आपके अंदर तक जाकर आपको छेद करता है, आपके अंदर तक जाकर आपको प्रभावित करता, लगता है कि देखो आहा क्या बात है। अब ये तो हम कहना चाह रहे थे, जब किसी परेशानी पे, किसी आम आदमी की किसी परेशानी पर हमको ये लगे कि यही तो हम कहना चाह रहे तो वहीं पर हमको लगता है कि परसाई जी वहां पर मौजूद है, और परसाई जी की जो प्रासंगिकता है वो हमको ऐसी जगहों पर दिखती है। मैंने देखा कि परसाई पर हम जब भी बात करना चाहते हैं तो हम पहाड़ 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 ये बातें बहुत करते हैं। ज्ञान जी इस बात को जानते हैं कि उनको बड़ा नाराजगी भी होती है कि हम हमेशा पहाड़ 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 करते रहते हैं। लेकिन ये जो शब्द प्रहार आया है, ये जो शब्द प्रहार आया है और विसंगतियों को लेके जो एक आक्रोश की अभिव्यक्ति जो आई है, ये प्रहार बेसिकली आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में आता है कि हम विसंगति का चुनाव करने के बाद, उसकी गहराई में जितनी भी हमारी क्षमता उसके हिसाब से जाने के बाद, हम जब उस पर प्रहार करते हैं, जब हम उस पर चोट करते हैं, जब हम उसको उघाड़ने की कोशिश करते हैं उसके छल छद्मों को, तब हमारा जो व्यंग है वो जाकर सार्थक सिद्ध होता है। परसाई जी के यहाँ की जो रचनाएं थी, वो अधिकांश रचनाएं अपने इस उद्देश्य पर खरी उतरती हैं, और परसाई जी को जिन लोगों ने मानक के रूप में माना, उनके यहाँ भी ये काम होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग परसाई जी की जो परंपरा है उससे इतर चल रहे हैं तो उनके व्यंग अच्छे नहीं है, या वो अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन जहाँ सरोकारों की स्पष्टता है, जहां जनोन्मुखता है, जहां आम आदमी के साथ खड़े होने की, उसकी लड़ाई में शामिल होने की एक इच्छा है, जिजीविषा है, जहां पूरी ये है कि हम लोग किसी तरीके से अपनी लड़ाई इन हथियारों के साथ लड़ें, और ध्यान रहे कि वो हथियार हमारे ही भाइयों के खिलाफ ना चले जाएं, किसी दबे कुचले व्यक्ति के खिलाफ, जो सबसे नीचे खड़ा हुआ आदमी उसके खिलाफ ना चले जाएं। ये हमारा ध्यान रखना हमारा फर्ज बनता है, और ये फर्ज आपको, इस फर्ज की शिक्षा देने में परसाई शायद सबसे ऊपर है। मैं एक प्रश्न मेरे भी मन में आया, और पता नहीं आप लोग मुझसे कितना सहमत होंगे या कितना सहमत नहीं होंगे। परसाई जी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी रही, परसाई जी पर ठप्पा लगा हुआ था कि परसाई जी कम्युनिस्ट पार्टी का जो चश्मा है उससे भी कई बार चीजों को देखा भी, उन्होंने कुछ चीजों को देखा, उस तरीके से भी देखा। लेकिन लेकिन उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ बहुत लिखा, कई बार कम्युनिस्टों के जो छल छद्म थे उनके भी खिलाफ लिखा। मैं अगर सोचता हूं आज कि अगर परसाई जी जीवित होते, और जो चाइना में, जो चीन में मेनसांग का जो चौक है जिस पर युवाओं पर गोलियां चलाई गई थी, सैकड़ों युवाओं की हत्या की गई थी, सरेआम लोकतंत्र की वो मांग कर रहे थे, उसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, एजिटेशन कर रहे थे, उनकी हत्याएं कर दी गई थी, और उस पर कहीं से भी विशेष रूप से वामपंथी लॉबी से ना कोई व्यंग आया, ना कोई बड़ी रचनाएं आई। ये सब चीजें वहां नहीं हो पाई, शायद पार्टी का जो कैडर का जो डर था, शायद वो वहां पर वो रहा, शामिल रहा इस चीज में। मुझे लगता है कि अगर परसाई जैसा ईमानदार लेखक होता आज उस समय, तो कम से कम थेन स्वांग, जो भी ये चौक का नाम है, चीन का जो चौक है उसका नाम, जहां पर इन युवाओं की हत्या हुई थी, उन पर
रचनाओं का ऐसा अकाल हिंदी या अन्य भाषाओं में शायद नहीं होता। ये परसाई की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। परसाई होते तो निसंदेह उस घटियापने के खिलाफ भी, उस क्रूरता के खिलाफ भी लिखते। परसाई इन चीजों के कारण याद किए जाते हैं। परसाई याद किए जाते हैं अपनी दृष्टि के कारण, परसाई याद किए जाते हैं अपने सरोकारों के कारण, परसाई याद किए जाते हैं अपनी जनोन्मुखता के कारण, परसाई याद किए जाते हैं आम आदमी के साथ खड़े होने के, इस लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होने के कारण। परसाई याद किए जाते हैं अपनी वक्रोक्ति के कारण, और परसाई याद किए जाते हैं अपनी प्रहारात्मकता के कारण। और वो प्रहारात्मकता चाहे राजनीतिक आधारों पर हो, राजनीतिक विसंगतियों पर हो, सामाजिक विसंगतियों पर हो, धार्मिक विसंगतियों पर हो, कोई सी भी विसंगतियों पर हो, और चाहे वो अपनी ही पार्टी से जुड़ी हुई विसंगतियों पर हो, परसाई वहां भी नहीं चूकते, क्योंकि परसाई परसाई हैं और परसाई दूसरा कोई नहीं हो सकता। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। आपने परसाई क्यों है, किस लिए जाने जाते हैं, बहुत बेहतर ढंग से आपने बताया, बहुत ही बेहतर ढंग से। हर एक एक रेशा उन से खुल गए हैं और एक अद्भुत चीज है कि परसाई परसाई क्यों है। यह बात आज के समय के लेखकों के लिए समझना बहुत जरूरी है। आज जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि जैसा कि आपने उदाहरण बताया कि हम अपनों को बचाकर लिख रहे हैं। एक घटना अंतर्राष्ट्रीय की आपने बताई, उसमें कोई नहीं हुआ, उस हमारे देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनमें भी लोग बचकर लिख रहे हैं। किंतु परसाई अगर होता तो कभी भी बचकर नहीं लिख सकते थे। यह ही परसाई है और इसी वजह से हम परसाई को याद कर रहे हैं और हमेशा याद करते रहेंगे कि डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र ने एक जगह लिखा था अपने एक लेख के आरंभ में कि परसाई के जन सरोकारी विचार लेखन विश्व के 3-4 लेखकों में शामिल कर देते हैं, विश्व स्तर पर शामिल कर देते हैं। तो यही बात हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और इसी बात को केंद्र में रखकर हम बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे समय के बड़े महत्वपूर्ण व्यंग्यकार, व्यंग्य यात्रा के संपादक और व्यंग्य यात्रा के माध्यम से उन्होंने परसाई पर 2 महत्वपूर्ण अंक निकाले थे और व्यंग्य यात्रा को एक आंदोलन के रूप में लिया था, है अभी भी है। और उसमें हमने व्यंग्य को लेकर, व्यंग्य के सरोकारों के लेकर, लेखक के सरोकारों के लेकर हमेशा बात होती रही है और उसी बात को, उसी विचार को लेकर हम आज फिर परसाई को केंद्र में रखकर बातचीत कर रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर प्रेम जन्माजय जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के जो विषय है, आज का समय और परसाई, उस पर अपनी बात रखें। धन्यवाद भाई रमेश सैनी। आज का समय और परसाई, इस पर आप बात कर रहे हैं और ये भी आपने जैसे शुरू में बताया कि आज परसाई पर बात करना जरूरी है, पर कितना, मुझे लगता है कितना जरूरी है ये भी रेखांकित होता है। मुझे अच्छा लगता है व्यंग्यधारा परिवार जो है, इस तरह के आयोजन जिसमें हम अपने सहयात्री, जो व्यंग्य के सहयात्री हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। आज जैसे अभी सुभाष ने बात की, अभी ज्ञान बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को भी समृद्ध करते हैं। कम से कम मैं अपने आप को समृद्ध करता हूँ और मुझे आपने बड़ा अच्छा मौका दिया कि मैं तो मानता हूँ कि परसाई का लेखन पूरा एक सागर की तरह है जो आज़ादी के बाद से शुरू होता है और हम अगर आपने अपने समय के इतिहास को देखना है तो उसमें देखा जा सकता है। और एक तरह से आप मुझे परसाई के लेखन में गोताखोरी का जो अवसर देते हैं, ये गोताखोरी है, उसमें से कुछ ना कुछ मैं प्राप्त करके आता हूँ, कोई नई चीज़ आती है, आज भी मैं प्राप्त करूँगा ही।
अब जैसे समय की आपने बात कही, पर यह है कि जीवन, समय, दुख, प्रेम, घृणा, ये सारे हम जानते हैं कि ऐसे शब्द हैं जिन पर बात करते हुए आप दार्शनिक भी हो जाते हैं। ये खतरे हैं, और ये सारे के सारे जो है मनुष्य के शाश्वत साथी हैं। आराम से जीवन हो, समय हो, सुख दुख हो, और जीवन के बारे में लोगों ने कई चीज़ें कही हैं। मुझे इसी से जुड़ता, व्यंग से जुड़ता हुआ चार्ली चैपलिन का एक उद्धरण याद आ जाता है जीवन को लेकर, और जो उन्होंने बहुत अच्छा कहा था और मुझे याद रहता है कि उन्होंने कहा था, जिंदगी पास से देखने में एक त्रासदी है और दूर से देखने में कॉमेडी। आपके पास व्यंग को गहरे अगर पकड़ना, ये एक उन्होंने जो बात कही कि जिंदगी पास से देखने में त्रासदी है और दूर से देखने में कॉमेडी, तो मुझे लगता है ये एक दृष्टि है व्यंग को भी देखने की, कि अगर आप गहरे उसमें उतरते हैं तो व्यंग आपको एक त्रासदी देता है। अगर सतही तौर पर आप देखते हैं तो आप उसकी कॉमेडी जो है, कॉमेडी वाले रूप पे ही जाते हैं, और सुशिक्षित मस्तिष्क ही आपको उस व्यंग की पकड़ दे सकता है। अब समय के बारे में कहें, हमारा समय या तुम्हारा समय, मुझे लगता नहीं कि समय हमारा या तुम्हारा होता है। समय ना तो काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, उस तरह का टाइप का होता है। ये दीगर बात है कि हम इसका इस्तेमाल दोस्ती और बैर दोनों में भी कर लेते हैं। समय किसी का नहीं, और अपना समय तो कतई नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि अपना भी कोई समय होता। समय वही है। अब आप देखिए, समय वही है, पर उसमें एक विरोधी दल का समय अलग है, सत्ता दल का समय अलग है, और किसी का समय अगर आप इस समय देखें नहीं बीतता, किसी का दौड़ता है, किसी का चोरी हो जाता है। आज का समय, कल का समय, कुछ की भूमिका अपने समय में भी नहीं होती है, कुछ की हर समय में होती है। और रचनाधार के अगर संदर्भ में देखी तो उसकी रचना शक्ति, उसके समय सीमा या असीमता को वही तय करती है कि आप परसाई की तरह आप अपने समय के सिर्फ रचनाकार हैं या अपने बाद के समय के भी रचनाकार हैं। और बाद के समय के, अपने समय में तो आप जुगाड़ करके लोगों से कहकर जो है अपने ऊपर चर्चा करा सकते हैं, पर असली होता है कि अपने बाद के समय में आप कितनी चर्चा करते हैं। तुलसी, कबीर, सूर, अगर आप उनके बारे में बात करते हैं, परसाई के बारे में बात करते हैं, तो वो अपने समय से अधिक आज के समय में मुझे लगता है शक्तिशाली है। अपने समय में उतना उनको नहीं पहचाना। अभी मैं परसाई के बारे में बताऊंगा किस तरह से उनके समकालीन भी कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती थी तो उनका विरोध चाहे संकेत नहीं करते थे। तो खैर मुझे ये लगता है कि समय वही होता है, उसको पढ़ने, समझने और मानव समाज के हित में काम करने के लिए हमारी दृष्टि जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। अब जैसे परसाई का शुरुआती समय मोह भंग का है। मोह भंग के कारण उस समय अवसाद भी हुए, और उस मोह, एक दूसरी तरफ यह है कि मोह भंग से लड़ने का जज्बा भी पैदा हुआ। अब ये होता है कि उस अवसाद को हम चुनौती के रूप में लेते हैं या पैदा हुई विसंगतियों की वजह से हथियार उठाते हैं। तो परसाई ने हथियार उठाया जो मोह भंग का समय आजादी के बाद किया, और भिन्न दृष्टि के कारण ही एक ही समय में आप देखते हैं कि मैं जो बात कर रहा था कि परसाई का समय परसाई का समय है, और परसाई के में इस समय में श्रीलाल शुक्ल है, वो परसाई नहीं है। शरद जोशी हैं, वो परसाई नहीं है। रविन्द्रनाथ त्यागी हैं, या केपी सक्सेना, अन्य भी जो हैं। पर हाँ, इसीलिए हम इनके लेखन को रेखांकित भी करते हैं। उस समय और सारे लोग भी लिख रहे थे और सारे भी लोग आ रहे थे, पर परसाई के समय में ही उनके समकालीन ना तो परसाई की शैली को ले रहे थे, उसकी कार्बन कॉपी बन रहे थे, ना ही उनके कहन को अपनी बात के रूप में कह रहे थे। अब देखिए, परसाई आपको मालूम है, मैं जो कह रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से भी उस समय के लेखन को लेकर किस तरह से उनके समकालीनों ने भी सवाल उठाए। जब जैसे एक शीलाल जी का मुझे याद आता है, महावीर अग्रवाल से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा, तो शीलाल जी का मानना ये था, उन्होंने एक जगह कहा, 5-6 पन्ने का व्यंग छपता रहता है, इसका उद्देश्य मखौल, मजाक या कटाक्ष होता है, तो इस क्षेत्र में 2.5-3 दर्जन नाम हैं जो बहुत छपते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, अच्छा भी लिखा है, बहुत भी लिखा है, कुछ ने 20-30 पुस्तकें लिख डाली हैं, अखबारों में स्थायी रूप से व्यंग का स्तंभ रहता है, मगर मैं देखता हूं कि लेखक का अपना रवैया क्या है। तो ये आप इनडायरेक्टली देखिए वो कहाँ शीलाल जी कह रहे हैं, और उन्होंने इसको इस तरह के लेखन का निरंतर, आप और जगह भी इनके, मैं उन पर शीलाल जी पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, पर उन्होंने इस चीज का
कि एक तरह से इस विसंगति को सामने लिया। और जहाँ तक परसाई के समय की बात है, परसाई के लेखन की बात है, और परसाई तो इतने खुले विचार के व्यक्ति थे जिनमें कोई अहंकार नहीं था कि भैया मैंने जो लिख दिया है। और मुझे अभी भी याद है कि वो आपको भी याद होगा, बातचीत में उन्होंने कहा भी था कि जब उनसे कहा कि मैंने आपने बहुत कुछ लिख दिया, तो उन्होंने कहा वैसे सारे अनुभव हमने तो लिख नहीं डाले हैं, समाज गतिशील है, जीवन रोज बदलता है, नए संदर्भ में उन्हें नए लोग पकड़े। मैंने जब वो कहते हैं लिखना शुरू किया था, अगर मैंने औरों की नकल की होती तो मैं यहाँ नहीं होता। खाम का नकल ना करें। हमने कई चीजें नहीं देखी हैं, हमने बाप का नंगापन नहीं देखा है, हमारे संस्कार ऐसे थे। नई पीढ़ी ने सब देखा है। नए लेखक की अपनी भाषा को नया रूप दे। अगर हम लोग भी नकल करते हैं, शौकत थानवी, इस्मत बेग चुगताई जैसा लिखते, तो मुझे लगता है कि जब परसाई पे बात करते हुए हमारे युवाओं को इस बात को गांठ में बांध लेना चाहिए। और परसाई बड़ी सावधानी से बात करते हैं, बड़ी सावधानी से लिखते हैं। मतलब जैसे ये वाली बात देख लीजिए कि कहीं अहंकार नहीं है कि मैंने जो लिख दिया, अपने लिखे का अहंकार नहीं है। इसी तरह से सावधानी के चलते वो व्यंग के नए प्रतिमान रच रहे हैं कि व्यंग मैं लिख रहा हूँ, क्या व्यंग लिख रहा हूँ, किस पे लिखना चाहिए मुझे, ये उनके सामने सवाल है। और उनकी अगर भूमिकाएं पढ़े, कैफियत है, अगर पढ़िए सदाचार का तावीज में, इतना सावधान करते हैं व्यंग लेखक को। मैं तो कहता हूँ हर व्यंग लेखक को सदाचार के तावीज की भूमिका पढ़नी चाहिए कि किस तरह से वो परसाई को पढ़िए, पर उसको पढ़िए तो बताते हैं कि वो व्यंग लेखक को किस तरह से सावधान लिखते हैं कि भैया किस पे लिखना है, किस पे नहीं लिखना है। और अपनी बाद की पीढ़ी को आतंकित नहीं करते हैं। वो ये नहीं करते हैं कि भैया मैं लिख गया, मैं तो शीर्ष पे पहुंच गया, बाकी तुम आ जाओ, आशीर्वाद लो, चरण छुओ, चले जाओ। और सबसे बड़ी बात इसीलिए है कि वे अपनी पीढ़ी के बाद के लोगों को, अपने बाद की पीढ़ी के लोगों को साथी मानते थे, उसको उस तरह से नहीं। इसीलिए मुझे आराम से रहा कि मेरी परसाई मेरी प्राथमिक पाठशाला के रूप में रहे। मुझे ऐसा लगा कि परसाई पाठशाला के ऐसे गुरु हैं जो अपने पे प्रश्न चिन्ह लगाने की आज़ादी देता है। एक खुली सोच जो है मुझे परसाई के यहाँ से मिली। ना उन्होंने सर्वज्ञाता होने का भ्रम पाला, ना ही अपने निकटवर्तियों को पालने दिया। चापलूसी उन्हें पसंद नहीं थी। और आज तो क्या होता है आप जानते हैं, 15-20 प्रशंसक घेर लें या किसी के 200-300-400 प्रतियां संस्करण वाली हो जाए। आजकल 400-500 प्रतियों का संस्करण है, किताब के संस्करण है, तो उनको ब्रह्मांड भी तुच्छ लगने लगता है। पर परसाई ऐसी तुच्छ दृष्टि से परे थे। उनको कहीं अहंकार नहीं था कि परसाई तू ही शेष लिख रहा है और युवा या मेरे सहयात्री अब तू क्या लिखेगा। दूसरा मुझे ये लगता है परसाई के बारे में कि परसाई को समग्रता में कम देखा गया है। अक्सर परसाई को टुकड़ों में देखा गया है। टुकड़ों में देखने के कारण ये भी हुआ, आप देखेंगे बाद में बड़ा मतलब सुभाष ने इस बात को उठाया था, संकेत भी किया था कि जो राजनीति है, जो परसाई की प्रगतिशील हो गए और उधर जनवादी थे, तो अक्सर परसाई को टुकड़ों में देखने के कारण मेरा परसाई और तेरा परसाई इस तरह का विभाजित हुआ। एक परसाई का दृष्टिकोण था वो जो श्रद्धा से लबालब भरा हुआ था। और मैंने जैसे कहा कि वो संघर्षशील रचनाकार, वो एक धार्मिक पुस्तक बनते चले गए। और उनको श्रद्धेय बनाने वालों से, वैसे आप जानते ही हैं कि श्रद्धेय बनाने वालों से व्यक्ति को डरना चाहिए। परसाई निरंतर सावधान करते हैं कि जो आपको श्रद्धेय बना रहा है उससे भयभीत होना चाहिए। और आपको पढ़ाई होगा, आप लोगों ने लिखा है, वो भय, उनके भय से आक्रांत थे कि परसाई कहते हैं मेरे श्रद्धालु जो है मुझे पक्का श्रद्धेय बनाने पर तुले हैं। पक्के सिद्ध श्रद्धेय मैंने देखे हैं, सिद्ध मगर ध्वज होते हैं। और श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन। ये बात ध्यान दीजिए, श्रद्धेय का मतलब है नॉन पर्सन। श्रद्धेय वो होता है, परसाई कहते हैं, जो चीजों को हो जाने देता है, किसी चीज का विरोध नहीं करता है। जबकि व्यक्ति की चरित्र की पहचान ये है कि वह किन चीजों का विरोध करता है। तो इसलिए जब लोग परसाई कहते हैं कि लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम अब कोने में बैठो, तुम दयनीय हो गए हो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, मक्खी होगी वो भी हम डराएंगे, ऐसा श्रद्धालुओं के साथ होता है। तो परसाई कहते हैं कि मैं उनसे कहता हूँ ये चरण छूने का मौसम नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वो कहते हैं ये चरण छूने का मौसम नहीं है, ये लात मारने का मौसम है। मारो एक लात,
और क्रांतिकारी होगी। तो परसाई निरंतर विरोध को जीते रहे। वो श्रद्धा ओढ़कर नपुंसक नहीं होना चाहते थे, वे श्रद्धेय होने की भयावहता समझते थे और इसलिए उनका विरोधपूर्ण व्यक्तित्व के चरित्र की पहचान था। तो पर ऐसे परसाई को धार्मिक पुस्तक भी बनाया गया और मुझे लगता है कि परसाई का रचनाओं का जितना विश्लेषण किया गया है उतना शायद ही किसी व्यंग्य लेखक का किया गया हो, उन पर बात हुई हो। शरद जोशी पे हम जानते हैं लगभग पूरी बिल्कुल बात नहीं हुई, ना त्यागी जी पे हुई, शिलाल जी पे काफी लिखा गया। और परसाई पे दो पक्ष हैं उनके, एक ये और एक संस्मरण है। संस्मरण की तो बाढ़ है और बाढ़ भी ऐसी है कि गंगा में जैसे अन्य नदियों की मटमैली गंगा भी हो जाती है बाढ़ में, और तो इस संस्मरण की नदी में, इस गंगा में उनके भक्त नहाते हैं जो संस्मरण लिखते हैं, अपना भी कुछ मिलाते हैं और सबको अपने साबुन से स्वच्छ करते हैं कि वे देखो मैं कितना, और मैंने डुबकी लगाई है, और हर परसाई करते हैं और अपने पुण्य का बखान करते हैं। आप लोगों को भी ध्यान होगा कि संस्मरण को लेकर उन्होंने लिखा था कि इसके कितने खतरे हैं। परसाई संस्मरण लेखन से बचते थे क्योंकि वे संस्मरण के खतरों से वाकिफ थे। मुक्ति बोध पर जब नामवर जी ने उनसे कहा संस्मरण लिखने को, तो उन्होंने लिखा है कि बाय द वे मुझसे तो नामवर जी ने कुछ संस्मरणात्मक लिखने को कहा है। संस्मरणात्मक कुछ भी लिखने में अपने को बीच में डालना पड़ता है, संस्मरण की ये मजबूरी है, ये सावधानी बरतते हुए कि उसके बहाने अपने को प्रोजेक्ट ना करते। ये होता है तो कहते मैंने लिखा कुछ, ये लिखता हूँ, पर सफलता का सबसे बड़ा गुण वही है कि अपने आप को प्रोजेक्ट कर लो। इससे मैं बचना चाहता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि वो परसाई का समय वो है जब वो समाजवादी सोच के होते हैं, शुरू का, आरंभ का, उससे उस विचारधारा से वो आते हैं, मोह भंग का, समाजवादी सोच के साथ वो मोह। और उस समय अंधेरे में जैसी कविता लिखी जा रही थी। ये वो काल था जब परसाई आज़ादी को लेकर के बाद की विसंगतियों को जिसने उनको विवश किया कि वे नौकरी छोड़ देते हैं, एक लेखन के मैदान में कूद जाते हैं और फिर प्रहरी नाम की पत्रिका जो है वो निकालते हैं। फिर केंद्रीय संस्था, वो जो जानते होंगे अपना रमेश सैनी की साहित्य संघ के महासचिव होते हैं। तो एक कार्यकर्ता के रूप में आरंभिक जीवन मुझे लगता है कि परसाई का हमारे समय में आता है और परसाई उस रूप में आते हैं। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि परिवर्तन जिसकी हम बात कर रहे हैं समय की, परसाई की, वो हमारे रहन सहन में आया है। परिवर्तन तो निरंतर बदलता है, परिवर्तित तो समाज होता है, ये नित्य नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। पर परिवर्तन का मेरा एक कहना ये भी है कि परिवर्तन का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ बदलने के योग्य है। मानवीय समाज की बेहतरी के लिए चिरंतर काल से चले आ रहे अनेक सामाजिक मूल्य जो हैं सभी के आदर्श हैं। जैसे जैसे मनुष्य प्रगति करता है, आधुनिक तकनीक की अभिव्यक्ति जन्म लेती है। अब हमारे समय में देख लो, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, अभिव्यक्ति ये माध्यम में परसाई के समय में नहीं थी। पर हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऐसी सोच है, चाहे वो कथ्य को ले लो, विषय को ले लो या व्यक्ति को ले लो। वो सोच क्या है कि वो ऐसे अतीत जीवियों की कमी नहीं है जो आज भी सोने की चिड़िया टाइप अपनी अतीतकालीन मानसिकता के साथ जी रहे हैं। इनके शरीर, कपड़े जो है वो कपड़ों की तरह बदल जाते, पर उनकी आत्मा लगभग वही अजर अमर है कि भैया अतीत बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी चीज थी। इस सोच के तहत मुझे लगता है हम अतीत में जीने लग जाते हैं। अतीत में जाना कोई खराब चीज नहीं है, परसाई को देखना हमें खराब नहीं है, पर जब हम अतीत को जीने लगते हैं, अब जब हम अपने को छोड़ के परसाई को जीने लगते हैं तो खतरे वहीं होते हैं। हमें अपने अतीत को जानना है, समझना है, पर उसमें जीना नहीं है। क्योंकि अगर मैं हूँ, मतलब मैं मानता हूँ ज्ञान है और हम सब लोग हैं, सुभाष है, अगर हम उस अतीत को ही जीते रहते तो हम अपने अगले भविष्य को स्वर्णिम करने के लिए अपने वर्तमान से मुठभेड़ नहीं करते। टैगोर ने निश्चित रूप से एक समय आपको कहा होगा कि मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आज़ादी नहीं है। उन्होंने तब कहा था, माना कि पेड़ की आज़ादी मिट्टी के बंधन से नहीं, पर ऐसा भी नहीं है कि पेड़ जो है उसी वहीं पर रहे। क्योंकि मुझे ध्यान आता है इसी चीज़ को लेकर कभी विवेकानंद ने कहा था, ये शायद ढाका में कहीं कहा था, कि कैसे वो कहते हैं संतुलित सोच हो वर्तमान और अतीत की, समय की जब हम बात करते हैं, कि वो कहते हैं प्राचीन काल में हमारे देश में आध्यात्मिक भाव की अतिशय उन्नति हुई। हमें आज भी वही प्राचीन गाथा स्मरण करनी होगी, किंतु
प्राचीन गौरव के अनुचिंतन में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि हम कोई नवीन काम करना पसंद नहीं करते और केवल अपने प्राचीन गौरव के स्मरण और कीर्तन से ही संतुष्ट होकर अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। हमें संबंध में सावधान रहना चाहिए। ये सही है कि प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुषि हुए जिनसे उन्हें साक्षात्कार उनका हुआ, किंतु प्राचीन गौरव के को स्मरण करते तभी हमारा उपकार होगा जब उनके समक्ष, बहुत बड़ी बात है, सादृश्य ऋषि हो सकें। हम परसाई को याद करें पर वही उनके जीवन मूल्य, उनकी लेखन, उसको हम अपनाएं, उनकी कार्बन कॉपी नहीं। तो इससे मुझे लगता है कि भूतकाल में जो हमारी उन्नति हुई है उस पर ना रखें। और क्योंकि हम जानते हैं कि मतलब बीज जो होता है, बीज का बीजत्व तो जब नष्ट होता है तभी वो वृक्ष बनता है, एक है। तो ये अतीत की और वर्तमान की एक संतुलित सोच जो है, मुझे लगता है यही होगी। और जैसे मैंने बताया कि बदलाव तो हमारे जीवन में है। मनुष्य वैसे भी आप देखते हैं अनेक स्तरों पे जीता है। मतलब अगर सोचें हम अपने समय को देख रहे हैं, दिल्ली का समय अलग है, अब महाराष्ट्र चले जाएं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की भाषा, वहाँ की चीज़ें अलग हैं। इसी तरह से विश्व में अगर आप चले जाएं तो स्विट्जरलैंड जो है वो संपन्न राष्ट्र है, शांत राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ है, वहाँ की उनकी अपनी विसंगतियाँ अलग हो सकती हैं। तो हमारा देश जो है किस तरह के, इसमें अलग अलग तरह के रिश्ते। तो मेरे समय से लगता है कि दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि हमारा जो समय है उसको देखने का हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, ये मुझे परसाई से सीखा है कि हमारे समय को देखने का दृष्टिकोण दो तरह से हो सकता है। एक दृष्टिकोण तो ये हो सकता है कि राह किनारे हम किनारे पे बैठे हुए हैं और हम लोग जो है सामने जो है समुद्र है, उसकी लहरें देख रहे हैं और उसके जो उसमें बोट राइडिंग कर रहे हैं और मान रहे हैं कि हमने पूरा समुद्र देख लिया। पर दूसरा ये भी है देखने का तरीका कि हम गोताखोर बन जाते हैं और गोताखोर बनकर जो है हम स्कूबा ड्राइविंग करते हैं, फिर हम उसके अंदर के समुद्र को जितना जाते हैं तो हम लगते कुछ नहीं जानते। सतह पे हमें लगता है पर्यटक के रूप में, तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि हम एक पर्यटक के रूप में जो है वो अपने साहित्य को देखें या किस तरह से देखें। सैनी जी, समय हो रहा है या 5-7 मिनट और ले लूं? आपकी आवाज नहीं आ रही सैनी जी, आपके आदेश सुनाई नहीं दे रहे हैं। हाँ बताइए 18-19 मिनट हो गए हैं, आप एक आध मिनट में कंक्लूड करके। हाँ, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात कह लेता हूँ। और उसके बाद में आपको बातें और सी भी थी। जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि परसाई का जो दृष्टिकोण है, जिसे सुभाष ने भी बताया था कि वंचितों द्वारा, और ये मूलतः मैं मानता हूँ, परसाई भी मानते हैं और परसाई ने माना इसलिए मैं इसको मानता हूँ, मूलतः वंचितों द्वारा और वंचितों के लिए एक हथियार है। तो इसका प्रयोग हमें एक योद्धा की तरह करना है, ना एक कत्ल करने वाली की तरह। पूस की रात, प्रेमचंद की कफन जैसी कहानियां सामाजिक विषमताओं के कारण क्षरित होते हुए मूल्य और उनके रक्षण के लिए स्वर उठाती है। इनको पढ़ के हंसी नहीं आती है। और ऐसे ही मुझे लगता है परसाई की रचना जो है अकाल उत्सव, आप सब ने पढ़ी होगी। इस रचना को पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रचना का शीर्षक ही आप देखते हैं कितनी व्यंग्य की सृष्टि होता है। और जिनको ये लगता है, पहली देखिए, दरारों वाली सपाट भूमि, नपुंसक पति की संतान इच्छु पत्नी की तरह बेकल नंगी पड़ी है। मतलब इतना बढ़िया अकाल की धरती का चित्रण कहाँ मिलेगा। और इसको पढ़ के किस तरह से गाय जो है वहाँ पे अखबार खा रही है, वो सारे चित्रण करते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो परसाई ने जो अपनी बातें कही हैं और जो उन्होंने दृष्टि दी है, जिस तरह से उन्होंने अपनी समय से मुठभेड़ की है और अनेक सवाल उठाए, तो जब तक हमारी रचना सवाल नहीं उठाती है, और मैं लगातार कई बार कोट भी करता हूँ कि लेखक का उद्देश्य, तभी हमारे उद्देश्य में व्यंग लेखन में व्यापकता आएगी जब हम अपने आप को साहित्यकार मानेंगे, जब हमारी दृष्टि व्यापक होगी। और मैं अल्बर्ट कामू को, जिन्होंने प्लेग लिखा था, उनकी इस पंक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself। जो मानव सभ्यता अपने आप को जो नष्ट कर रही है, मानव सभ्यता जिस तरह से स्वयं को, आप देख ही रहे हैं किस तरह से हम पेड़ काट रहे हैं पर्यावरण को करके,
वो कर रहे हैं, तो वो उसको नष्ट कर रही है, उससे अपने आप को बचाना है। और हमारा समय परछाई से इस तरह से भिन्न है। इसका जिक्र सुभाष भी कर चुके हैं कि कैसे आज मानवीय शिक्षा, मानवीय संबंध, बाजार में जैसे डॉलर, येन मुद्राएं, उनका मूल्य अनुमूल्य होता है, ऐसे हमारी शिक्षा का ये वस्तु बन चुके हैं। और मैंने तो एक लिखा भी था, कबीरा खड़ा बाजार में, तो बाजार में आजकल कबीर भी खड़ा, वो आत्मंथन कर रहा है। और दूसरा, ये हमारा समय जो है वो दिखा रहा है कि कोरोना काल में सब नकारात्मक हुआ है, पूरी विश्व की चूल्हे हिल गई हैं। और इस समय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके कारण उपजे हुए खतरे जो हैं, कैसे हमारे मानवीय संबंध कोरोनाग्रस्त हुए हैं, कैसे हम एक दूसरे से भयभीत होते हुए चले जा रहे हैं, इन लोगों को, इन चीज़ों को देखा जाए। और अंततः मैं एक बात और कहूँगा, एक जगह मैंने कही थी, परसाई की रचनाएं भी पढ़िए, परसाई के पर संस्मरण भी लिखिए। तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज जरूर कीजिए कि परसाई के विचार पढ़िए, जो उनके समाज शास्त्रीय विचार हैं, जो चिंतन है। परसाई का जो ग्रंथावली, शायद उसका खंड 6 है, उसको पढ़िए, पत्र निबंध पढ़िए, तो समझ आएगा कि परसाई किस तरह के विचारक थे और उनकी अपनी पृष्ठभूमि क्या है, जिसके आधार पर, तो क्या वैचारिक पृष्ठभूमि लेखक के पास होनी चाहिए, और जिसके कारण जो है वो अपनी रचनाओं में समाज, अपनी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियों को सही तरीके से देख पाएगा। आप पर्यटक के रूप में देखेंगे या परसाई की तरह गोताखोर के रूप में देखेंगे। आपने क्षमा कीजिएगा, समय थोड़ा ज़्यादा ले लिए, परसाई पे बात करते हुए ऐसा हो जाता है। तो धन्यवाद आपका कि आपने मेरी बात को सुना, और धन्यवाद व्यंग्यधारा का, रमेश तिवारी का, धन्यवाद रमेश सैनी का, कि इस तरह के आयोजन करते हैं जहां अपने मन की अलग तरह की बात करने का एक अवसर मिल जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम जी। और आपने परसाई को अनेक कोणों से देखा, उनको समझा और उनको महसूस किया, और हम परसाई को, समय को आज किस ढंग से देख सकते हैं, यह भी आपने बताया। और मैं बिना समय गवाए, समय हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बिना भूमिका की बात, कि आज का समय और परसाई पर जब हम बात करते हैं, तो परसाई जी एक जगह कहते हैं कि नर्सिसियस को अपने पर बहुत ज्यादा रिश्ता था, वो पानी में अपना चेहरा देखता था, और एक दिन वो मर गया। और राजनीति में, साहित्य में भी यही स्थिति होती है, जो अपने पर आत्ममुग्ध हो जाते हैं वो एक दिन नहीं रह पाते। तो आज वर्तमान समय में जो आत्ममुग्धता का दौर है, और परसाई के समय जो हटकर बात थी, और ऐसे बहुत सी चीजें जिनको ज्ञान चतुर्वेदी बहुत नजदीक से देख रहे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी युवाओं से भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठों से भी जुड़े हैं, समाज के अनेक वर्ग से जुड़े हुए हैं। उनको बहुत सम्मान के साथ, बिना समय गंवाए हुए, बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात रखें। ज्ञान चतुर्वेदी जी। अभी आवाज नहीं आ रही ज्ञान सर, अपना माइक ऑन करिए। अभी माइक बंद है आपका। ज्ञान जी, आपका माइक बंद है। आप नहीं सर जी, कोशिश कर रहे हैं बार बार। अच्छा। नहीं आ रही सर। अब आ रही होगी। हाँ, अब आगे। हाँ, वो कई बटन हैं और आप सब दबा के देखते हैं, कोई तो सुर ऐसा होगा जो आपको पकड़ लेगा। हाँ, ये हमसे बनता नहीं है, हम क्या बताएं। बड़ा अद्भुत माध्यम है। यहाँ से बैठ के सुभाष को सुन लिया, यहाँ से बैठ के सैनी जी को सुन लिया, यहाँ से बैठ के प्रेम को देख लिया, सुन लिया, मजा आ गया। है तो बड़ी अद्भुत चीज आज का समय है जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपने जब से मुझे, देखिए, बहुत सारी परसाई पे बात करने का कोई अंत नहीं, और कोई समय नहीं है। आप 15 मिनट दीजिए, 25 मिनट दीजिए, पूरा दिन दीजिए, और कम पड़ जाएगा। तो हमारे पास बात करने को बहुत सारी चीजें रहेंगी। जैसे संस्मरण वाली बात कही ना इसने, प्रेम ने, कि संस्मरण परसाई के जरिए बहुतों ने बताया कि वो कितने महान है। परसाई नहीं, वो कितने महान है। और परसाई से बाकायदा गवाही दिलवाई कि मैं सिरहाने बैठा उनके, या मैं पायताने बैठा, और परसाई ने कहा, यार तुम तो गजब,
तो वो एक अलग, वो भी आज का समय है। ये बहुत परसाई एक बहुत यूजफुल, एक बहुत लाभदायक, हम जैसे गाय का निबंध लिखते थे ना कि गाय एक बहुत लाभदायक प्राणी है, परसाई बहुत लाभदायक प्राणी है। ऐसे संस्मरण लिखने वालों पर को तो बहुत ही परसाई जिसे आप जो कहलवा लें अपने बारे में, और फिर उसको आप प्रचारित करते रहिए, उस लाइन को प्रचारित करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। वो आपकी टैगलाइन बन जाती है, वो आपका परिचय बन जाता है, वो आपका झंडा बन जाता है। लेके घूमिए झंडे को लेके, ऐसा खूब कर रहे हैं। और परसाई को उस अपराध में शामिल कर रहे हैं जिसमें परसाई ने किया ही नहीं। तो वो तो एक परसाई का एक अलग आज का समय है जो परसाई को इस्तेमाल करता है। मैं केवल, और बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुभाष ने कही, प्रेम ने कही, मैं उन बातों को कोशिश करूंगा न दोहराऊं, मैं उन बातों तरफ न जाऊं जो ये कह चुके हैं, क्योंकि कुछ अलग बात कह सकूं तो ही है। क्योंकि ये वाली बातें बहुत साफ हैं, और परसाई को लेके इन बातों को हम बार बार भी कहें तो भी उनका कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो नई पीढ़ी सुन रही है, जो समकालीन हमारे सुन रहे हैं, जिनका भी व्यंग को लेके थोड़ा भी सरोकार है, वो इन बातों से निरंतर होता है। हम क्यों, कई बार हम घर में बैठ के गीता का पाठ कई बार करते हैं कि शायद चौथी बार में गीता समझ में आ जाए, शायद 10वीं बार में समझ में आ जाए, कोई एक लाइन पकड़ लें हम, शायद कोई इतना सारा पढ़ रहे हैं और बिल्कुल मैकेनिकली पढ़ रहे हैं, पर हमें एक लाइन कहीं हमारे दिमाग में बंध के रह जाए और हम गीता में कहीं से प्रवेश पा जाए। तो ये लगभग वैसा ही है। हम परसाई के बारे में जितना सुनते हैं, जितना लोगों से उनके किस्से सुनते हैं, उनके कथन सुनते हैं, उनने क्या कहा क्या नहीं कहा, और उनकी रचनाएं पढ़ते हैं। देखिए, हर बड़ी रचना का बहुत महत्व है इस मामले का। हर बड़ी कविता, हर बड़ी रचना, जब तक आप उसके पुनर्पाठ में कुछ नया नहीं पाते, वो बड़ी रचना नहीं है। अगर एक बार रचना पढ़ के मुझे सब कुछ मैंने पकड़ लिया, एक अच्छी फिल्म, आप अच्छी फिल्म देखते हैं तो जब आप अगली बार दोबारा देखते हैं तो आप उसके शॉट पे जाते हैं, यार ये शॉट कितना बढ़िया लिया। फिर अगली बार जाते हैं तो आप उसके बैकग्राउंड देखते हैं, यार ये बैकग्राउंड का कलर इसने ये भावभूमि के दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, और यहाँ डायरेक्टर ने ये किया। बस ऐसा ही परसाई का है। परसाई की जो बड़ी रचनाएं, परसाई की सारी रचनाएं बड़ी नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और कोई भी रचनाकार हमेशा एक बड़ी रचना करता ही चला जाएगा, ये संभव नहीं है। पर परसाई की रचनाओं से गुजरकर नए सिरे से हम हमेशा सीखेंगे, परसाई पर बात करके हमेशा सीखेंगे। व्यंग्य धारा पर हम ये कह सकते हैं, यार आप तो ये फिर से परसाई पर ही कुछ बात कर रहे हैं, फिर से आपने वही विषय ले लिए। हमारा समय और परसाई, ये दोनों ही इतने शाश्वत विषय हैं कि, क्योंकि, और आपको ये आज का दिन है, मैं सोचता रहा और आपको सोचने का विचार देता हूं कि हम सोचें कि क्या है ऐसा परसाई में, क्या है ऐसा परसाई में। परसाई के समकालीन बहुतों के नाम लिए, प्रेम ने के, ये और लोग भी लिख रहे थे और बहुत अच्छा लिख रहे थे। उनका भी अपनी जगह व्यंग है और अद्भुत व्यंग है, कई जगह कई तरह से बहुत ज्यादा समृद्ध व्यंग है, परसाई से बहुत अलग है, और अपना इंडिविजुअलिटी है उस व्यंग की, और उसकी वैल्यू है और हमेशा रहेगी। पर क्या है परसाई में, क्या अलग है कि जो समय की सीमाओं से और समय के बंधन से कहीं बाहर चला जाता है, क्योंकि वो तब के भी लेखक थे और आज के बदल गए समय के भी अगर वो उतने ही बड़े लेखक हैं, तो कुछ परसाई में अलग है जो उनके समकालीनों में नहीं रहा होगा। और यहां मुझे लगता है कि वो किसी दशक, किसी पर्टिकुलर एरा के लेखक ना होके मानो शताब्दियों के लेखक है, और ऐसे लोग बहुत हैं। क्षमा करेंगे, फोन आ रहा था, मैंने काटा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ, इसमें अब अगर इनको किस परंपरा में रखूं मैं इनको परसाई को, इस सिलसिले में कि आज का समय में परसाई कैसे, ये परसाई का समय भी उतना ही हो जाता है जो परसाई के समय में परसाई का समय रहा होगा। पर मैं तो कहूंगा आज का समय भी परसाई का समय है। वो यूं समय है जैसे, मैं नाम लूं अगर, तो मैं आप तो बल्कि संस्कृत साहित्य से चालू करिए तो कालिदास हैं, वाल्मीकि हैं, बड़े कवि हैं अपने समय के, तुलसी हैं, सूरदास हैं, फिर हम प्रेमचंद पे आए, हम चेखव पे, हम वैश्विक स्तर पे देखें, हम गोगोल को पढ़ें, समरसेट मॉम को पढ़ें,
शेक्सपियर को देखें, गालिब को देखें, मार्केज को देखें, ये शाश्वत लेखक हैं। ये कभी समय से बंधे हुए लेखक नहीं है। आज भी धार्मिक कारणों से नहीं। तुलसी का रामचरितमानस धार्मिक कारणों से नहीं, अपने कविता और जीवन मूल्यों के कारण हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक। हम अभी भी, हमारा ग्रामीण समाज छोड़ दीजिए, हमारा जो भी समाज है, हमेशा रेफरेंस पॉइंट में कहीं ना कहीं तुलसी आ सकते हैं, क्योंकि तुलसी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, परसाई आज भी उतने ही प्रासंगिक। परसाई की प्रासंगिकता पर कभी प्रश्न आज से मैं बल्कि कल्पना करता हूं कि 100 साल बाद ऐसी व्यंगधारा जैसा कोई समूह हो और उस पर भी कोई ऐसा कोई विचार हो, तो मुझे लगता है उस समय भी कहीं एक बात आएगी कि आज का समय और परसाई का लेखन, ये हमेशा हमेशा जागरण देने वाला विषय है, जो तत्कालीन समाज और तत्कालीन समय को निरंतर जागृत करेगा अपने बारे में। समय कितना भी बदल जाए, समय समय है। समय इतना नहीं बदल जाएगा कि समय खुद को ना पहचान पाए। तो समय को, अपने को, खुद को पहचानने की ताकत और औजार देना परसाई जैसे लेखक का काम है। वो दृष्टि देना परसाई जैसे लेखक का काम है। और परसाई खुद बहुत, कुछ लोग कहते हैं खिलाफ थे, कहते हैं कि परसाई तो कहते थे मैं शाश्वत लेखक, शाश्वत किस्म का साहित्य नहीं रचता। ये परसाई लिखा ही है, परसाई लिखा है, पर वो एक बहुत बारीक व्यंग लिख रहे हैं। उसमें बड़ी बारीक व्यंग में ये वाली बात करें कि वो उस तरह का शाश्वत साहित्य नहीं करता जैसा लोग कहते हैं कि अब इस पर लिखोगे तो शाश्वत हो जाओगे। वैसा लिखने का मेरा नहीं है। मैं तो कहता हूं, जो वो कह रहे हैं कि जो अपने क्षण के प्रति ईमानदार नहीं रहा, वो शाश्वत होने के सपने देख रहा है, तो बेईमानी से आप शाश्वत कैसे हो सकते हैं? तो मुझे लगता है वो शाश्वत, वो जानते थे वो जो कह रहे हैं वो शाश्वत है, पर वो शाश्वत होने का भ्रम नहीं पाल रहे, वो शाश्वत होने के भ्रम को बेच भी नहीं रहे। वो परसाई बहुत ये बात, परसाई अपने समय देखिए, समय कोई ऐसा बांधा नहीं जा सकता। हम कहते जरूर हैं कि नेहरू कालीन समय, फिर मोदी कालीन समय, फिर ये समय के खांचे हमने अपने इतिहास में दर्ज करने के लिहाज से कुछ बना लिए हैं। इनका कोई अर्थ नहीं। समय तो एक निरंतर प्रवाह है जो चल रहा है। पुराना समय नए समय में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज से रामायण कालीन समय भी आज के समय पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है, क्यों? मानव उसी हिसाब से, मानव प्रवृत्तियां, मानव सोच, ये सब धीरे धीरे हमारा पुराना समय नई पीढ़ी को जन्म देता है। आज की पीढ़ी पर केवल ये पीढ़ी में अपनी आज की सोच हो, ऐसा सोच सकता है वो कि हमारी सोच है, पर इसमें कितनी सोच मिली हुई है सदियों से, उसकी आप बात ही नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने लेखन में अपने पल के प्रति ईमानदार हैं, जिसकी बात कर रहे हैं परसाई, कि अपने समय को ईमानदारी और आंखें खोलकर देख, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेम ने भी बात की दृष्टि की, कि अपनी आंखें खोलकर देखना और एक देख के रह जाना भी है। इन्होंने समुद्र से तुलना की। मैं हमेशा, मुझे नरेश सक्सेना की पंक्ति अच्छी लगती है कि आप नदी के पुल पर खड़े होकर नदी को देखते हैं या नदी में उतर जाते हैं और उतर के उसकी गहराई को नापने की कोशिश करते हैं, और तब नदी का अनुभव आपको मिलता है। तो आप जीवन में उतर के उसके बारे में लिखते हैं, उन विसंगतियों को दूर से देख के एक पाठ की टिप्पणी करते हैं, या उन विसंगतियों के कारकों में जाते हो, उसके इम्पैक्ट पर जाते हो, उससे होने वाले दर्द पर जाते हो, उससे होने वाले हानियों पर जाते हो, और उधर तक उतर के समझते हो और तब रचते हो। तो आपका साहित्य फिर 1990, 1984 और 2021 में वो पढ़ा जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये मेरा अपना विश्वास है कि आप अपने लेखन के प्रति कितना ईमानदार, आपके अपने सोच के प्रति। बिल्कुल जरूरी नहीं कि मैं वामपंथी सोच का हूँ, मैं वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी कैडर का लिखूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। मैं वैसा ही उसी विचार की चीजें लिखूं, जरूरी नहीं। पर मैं जो लिख रहा हूं, मेरा उस पर खुद का विश्वास है, मैं फैशन में लिख रहा हूँ। तो हम जब बात करते हैं, हम कार्बन कॉपी नहीं बनना चाहते किसी लेखक की। हम कार्बन कॉपी की ही इज्जत पाएगी, ओरिजिनल की ओरिजिनल इज्जत।
तो हम ओरिजिनलिटी हम अपनी कायम रख सकें लेखन में, हम अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से इस समय को पहचान सकें, तो हम समझेंगे कि परसाई आज के समय में भी प्रासंगिक क्यों है, आज के समय को समझने के हथियार आज भी परसाई के पास से कैसे मिल जाते हैं कि हम आज के समय को उसी तरह से जान सकें। वरना तो क्या है, समय वही है, सब देख रहे हैं, उनके समय भी सबने देखा, सबने समझा, पर परसाई में ऐसा क्या था कि वो अपने समय को ठीक वैसा समझ पाए कि वो समझ फिर आज की समझ को भी परिष्कृत करने वाली समझ बन गई। आज भी हम अगर आज के समय को भी, आज की राजनीति को भी, आज के समाज को भी, आज के प्रशासन की जो बदमाशियां हैं, आज की सत्ता की जो बदमाशियां हैं, सत्ता के जो खेल हैं, अगर हम उनको समझने के लिए परसाई को पढ़ते हैं और हमें समझ में आती है, तो उन्होंने मानव की जो ऐसी ये मूल बातें हैं, हर समय ऐसी ही रही हैं। रावण की राजनीति और आज की राजनीति भी वही है। रावण के समय की जो अच्छे और बुरे की लड़ाइयां हैं, वो आज भी वही है, वो थोड़ी बदली हैं। तो समय उस तरह से नहीं बदल गया। अच्छाइयां, बुराइयां, बुरे आदमी, अच्छे आदमी, सत्ता के खेल, षड्यंत्र, एक दूसरे की टांगे खींचना, वो सब चीजें आज भी हैं, परसाई के समय भी थी। तो आपने अगर उस समय को समझ के लिखा है, जो परसाई ने लिखा है, तो समय वास्तव में ऊपर से बदलता दिखता है। जैसा प्रेम ने कहा, सतह पर आपको लगता है कि कुछ अलग चीज हो गई, गहरे में जाके देखते हैं तो फिर वो एक अलग ही खेल है, और अंदर एक सतत प्रवाह है जीवन का, सतत प्रवाह है जीवन का। और उन्हीं पलों को, वही पल जिनकी बात कह रहे हैं परसाई, कि इन पलों के प्रति ईमानदार होगे तो समय के प्रति ईमानदार हो जाओगे, तो शाश्वत हो जाओगे। वो सारे पल उस कहीं गहरे में बह रहे हैं, वही आदमी है, वही आदमियत है, वही जीवन है, वही रिश्ते हैं, वही राजनीति है, वही गरीबी है, वही सत्ता की चाह है, वही दुर्वसंधियां हैं, सब कुछ वही है। वो मानव उस तरह से नहीं बदला, हथियार बदलते रहते हैं, चीजें बदलते रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, पर अंदर वो ही है। इसीलिए अगर आप इनके प्रति ईमानदार हैं, ये कभी नहीं बदलती। तो जो अपने समय के प्रति, समय में घुसकर, समय में प्रवेश करके, जो समय में एकाकार होके अंदर जाकर जो समय से मिल जाता है, जिसमें फिर और कैलकुलेशन नहीं लगाता। आज के समय में उतरने में हम ये कैलकुलेशन लगाए कि हमारा लिखा मोदी साहब को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, हम ऐसा लिख देंगे तो हमारा वो पुरस्कार तो नहीं रह जाएगा, हम ऐसा लिख देंगे तो फलाने साहब तो नहीं नाराज देंगे, हम ऐसी बात कह देंगे तो फलाने साहब तो नहीं गुस्सा हो जाएंगे, अरे यार ये किताब खराब है पर उसकी तारीफ करेंगे तो हमें ये चीजें, ये गणित के साथ अगर समय को समझेंगे तो आप समय में नहीं उतरेंगे, आप गणित में उलझे रहेंगे। आप समय में उतरने और समय को समझने के लिए आपको समय को ही समझना है। उस समय फिर आप ये सब गणित में मत लगिए। तो हम आज, मुझे लगता है आपने जो विषय दिया उससे मुझे को लगता है कि हम बातें परसाई क्यों प्रासंगिक हैं, परसाई ने क्या लिखा, परसाई की रचनाओं में क्या था, उनके विट था या कहाँ सपाट बयानी भी विट पर भारी थी। मतलब सही बात तो ये है कि कोई जरूरी नहीं, सपाट बयानी कोई दुश्मन नहीं है आपकी रचना की, पर आप सपाट बयानी में बयान क्या कर रहे हो, सारी बात बयानी है, सपाट बयानी नहीं। बयानी क्या है, आप बयान क्या कर रहे हो यार, आपको बयान आता है देना कि नहीं आता, तो आप क्या बयान देते हैं, आपकी बयान क्या है, बयान इंपॉर्टेंट है। हर बुक जो कहते हैं अरुण कमल कि हर कविता एक बयान है, पर हर बयान एक कविता नहीं बन जाती। तो आपका बयान है, फिर वो सपाट होते हुए भी कैसे व्यंग्य में तब्दील हो जाता है, परसाई उसके उदाहरण। तो विट और उसकी बातें हम परसाई के लेखन पर, उसके सौंदर्य शास्त्र पर, परसाई के लिखने में ऐसा क्या है, वो कैसे देखते थे, उस पर बात करने का समय शायद आज के विषय में नहीं दिया है। आज के विषय मुझे बस ये बात करने का मुझे लगता है क्या परसाई, आज हम बैठ के परसाई पर जो जिक्र कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आज के समय को परसाई की तरह से देखने, आज के समय से परसाई को नहीं समझ रहे। परसाई को समझने के लिए केवल आज का समय काफी नहीं है, ये परसाई को समझने के लिए तो बहुत बड़ा व्यापक दायरा दूसरी तरह का चाहिए। पर आज के समय को हम अगर परसाई की दृष्टि से देखना समझेंगे तो हमें लगता है परसाई आज भी इंस्ट्रूमेंटल है,
आज भी प्रासंगिक हैं। परछाई को आज भी उन इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और ये बात आज हमें सोचना है, हम सब बैठे हुए हैं, हम वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इसमें कई नाम ऐसे आ रहे हैं जो अभी लिखने वालों के होंगे, और व्यंग पर जो व्यंग के जो गंभीर अध्येता है, गंभीर पर जो कमेंट करते हैं, गंभीर आप लोग व्यंग धारा चलाते हैं, और लोग भी हैं जो व्यंग को एक पहचान देने की कोशिश में हैं, वो समझें। मुझे लगता है परछाई के केस में सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरे मन में हमेशा आता है वो है कि परछाई का लेखन बासा क्यों नहीं, जबकि हमारा वो खुद कहते थे वैसे कि मैं तो क्षणभंगुर लिखता हूं, आज का लिखा कल खत्म हो जाएगा। ये उनकी विनम्रता नहीं, वो मजे लेके कह रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं, मैंने कई बार इस वाक्य को उनका पढ़ा और पाया कि ये विनम्रता नहीं, वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, मजे लेके कह रहे हैं। पर वो उससे पहले उस बात को निरस्त कर चुके हैं ये कह के कि अगर आप क्षण के प्रति ईमानदार हैं तो ही तो रचना है। तो क्षण के प्रति ईमानदारी के साथ आप कभी भी बासे नहीं होते। क्षण के प्रति ईमानदार होते आप कभी क्षणभंगुर नहीं होते, क्योंकि क्षण कभी खत्म नहीं होता, समय कभी नष्ट नहीं होता। तो आप क्षणभंगुर की बात जरूर कर रहे हैं, पर वो आप खत्म नहीं हो रहे किस तरह से। मुझे लगता है कि परछाई की रचना में, मैं उसी पर बात खत्म करूंगा। मैं बहुत शायद समय ले लिया है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा कितना 5 मिनट 2 मिनट कितना बचा है, पर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि परछाई पर बात करने का कोई अंत नहीं। एक रचना पर ही बैठ जाऊं तो मैं फिर इतनी रचनाओं की बात हुई, चाहे अकाल उत्सव की, चाहे एक लड़की 5 दीवाने की, चाहे माता दीन चांद पर। माता दीन चांद पर तो हमने नाटक किया था, अंजनी चौहान ने डायरेक्ट किया था, हम उसमें माता दीन बने थे, और हमने उसकी स्क्रिप्ट में कुछ लड़कियां भी घुसेड़ दी थी, एक जमाने में ऐसा खेल भी किया है। तो माता दीन तो हमारी आत्मा में, कि हम माता दीन है परछाई के, तो हमने परछाई के माता दीन को जिया है उस उपन्यास। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम इस बात पे खत्म करना चाहते हैं कि परछाई बासे क्यों नहीं होते, जैसे तुलसी बासे क्यों नहीं होते, कबीर बासे क्यों नहीं होते, चेखा बासे क्यों नहीं होते। आज भी उनकी रचनाएं पढ़ते हैं लोग, और बिल्कुल सामान्य पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं। हम लेखकों की बात नहीं कर रहा भाई साहब, कि हम लेखकों के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे, और नहीं, हर आम पाठक की बात कर रहा हूँ, आम जन की बात कर रहा हूँ, इस समय के पाठक की बात कर रहा हूँ, इस समय के पाठक की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ जो पढ़ती है व्यंग, वो युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। उनके लिए अभी भी परछाई को पढ़ना, 2 रचनाएं मिल जाए, परछाई की मिल जाए और ज्ञान चतुर्वेदी की मिल जाए, वो परछाई पढ़ेगा, वो ज्ञान चतुर्वेदी नहीं पढ़ेगा। कोई तो पता ये रचना तो पक्का ही अच्छी हो, इसमें ताजगी है। तो परछाई की रचना में आज भी ताजगी क्यों है, अगर हम इसको समझेंगे तो समझेंगे बहुत कुछ हमने व्यंग लिखने की कला सीख ली, हमने लेखन की कला सीख ली, शायद हमने जीवन जीने की कला सीख ली। जो परछाई लिखते थे, तो मैं 4-5 मुझे चीजें समझ में आती हैं परछाई की। एक है उनकी दृष्टि। दृष्टि का मतलब ये आंखें नहीं, ये चश्मा नहीं, इसका नंबर नहीं। दृष्टि, और दृष्टि यूं डेवलप नहीं हो जाती सर। परछाई की दृष्टि जब वो 18 साल के थे, या 19 साल के थे, फिर 25 साल के थे, फिर 50 साल के थे, फिर मृत्यु पूर्व थे, वो दृष्टि निरंतर विकसित हुई है। समझिए, ये दृष्टि कोई एक रुका हुआ ठहरा हुआ पल नहीं है, जब आप एक ठहरा हुआ दृश्य नहीं है, ये जीवन को देखने की तमीज है। जीवन को देखने की तमीज आपके अध्ययन से आती है। आपने कितने विचारकों, गांधी को उन्होंने पढ़ा होता, गांधी पर कितनी अच्छी बात कर सकते थे, उन्होंने मार्क्सवाद तो पूरा पढ़ा ही था, चेखव को पढ़ा हुआ, बड़े बड़े लेखकों विचारकों को पढ़ के उनको पढ़ना, एक वो पढ़ना होता रट्टाफिकेशन। हमारी एक बहन जी थी जो हर बार फेल हो जाती थी, और वो जब वो आधा घंटे बैठ के एक प्रश्न को ऐसे ऐसे हिल के निकल, वो विज्ञान को यूं रट के पढ़ती थी। पढ़ लिया आपने, कहने को आधे घंटे पढ़ लिया और कुछ नहीं सीखा। परछाई को की दृष्टि, तो परछाई ने जो पढ़ा उससे एक दृष्टि बनी परछाई की, जिसमें मार्क्सवाद भी एक दृष्टि का हिस्सा था। पर हम केवल मार्क्सवादी कहकर उन्हें एक सीमित बाड़े में रखने की कोशिश जो करते हैं, मैं उन्हें क्षमा करता हूं, यही कहूंगा कि वो केवल मार्क्सवादी नहीं थे, वो एक बहुत बड़े मानवतावादी भी थे। वो गांधी को भी समझते थे। उन्हें क्रांतिकारियों का जो एक तरीका था सोचने का, वो पूंजीवाद को समझे बिना तो आप बाकी चीज समझेंगे नहीं। तो सबको वो पूंजी को समझते थे, पूंजी खेल को समझते थे। तो दृष्टि जो अध्ययन से आती थी, आज हमारा व्यंग्यकार अध्ययन पर, वो तो
पढ़ना ही नहीं चाहता, वो तो अपने पूर्वजों को नहीं पढ़ना चाहता, अपने समकालीनों में वो सबसे कमजोर को पढ़ के उससे तुलना करता है, मेरी उससे तो अच्छी है। तो ये जो एक सारे कुएं में भांग पड़ गई है, वो परसाई से दृष्टि को समझें, परसाई की। और एक संवेदना, हम कहते हैं संवेदना, संवेदनशील होना एक मुहावरा भी है। हम तो हमारे यहाँ पे एक जमाने में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, और संवेदनशील मुख्यमंत्री रूप में अशोक वाजपेयी ने उनको बहुत कई विज्ञापनों में बहुत बढ़ा चढ़ा के करा। और उसके बाद जब शरद जोशी ने उसके खिलाफ लिखा कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हो गए, एक उनका रचना थी, तो बड़ी वाही तबाही मची। और अर्जुन सिंह के पाले हुए कई हमारे लेखक भोपाल के, उन्होंने बाकायदा एक लंबा पत्र लिखा जो रविवार में छपा, तो मुझे याद। तो संवेदना, हम अच्छे शब्दों का गलत इस्तेमाल बहुत जल्दी सीख जाते, संवेदनशील होने का बहुत गलत इस्तेमाल हम कर रहे हैं। पर वो संवेदनशील मतलब, हम जब कहते हैं कि एक कवि में हमेशा कहा जाता था ज्ञान परिचय में, वो बड़े सहृदय हैं। सहृदय मतलब कोई पोला हृदय वाली बात नहीं कर रहा। आप दूसरे के दर्द को महसूस कर पाते हैं क्या? आप वहां तक पहुंच पाते हैं कि आपकी विसंगतियों की चोट कहां पहुंच रही है, और आप इस हद तक उद्वेलित हो जाते हैं, इस हद तक परेशान हो जाते हैं, उतनी संवेदना आपके आपके उसके विरोध में खड़े होने का साहस मिलता है आपको वहां से। वही परसाई, वो संवेदना की बात मैं कर रहा हूं जो परसाई की संवेदना है। और वो संवेदना अगर हमारे अंदर है, और वो ईमानदार सोच कि हमने जो सोचा है उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। परसाई के लेखन में कोई गणित नहीं है कि मैं इसको सिद्ध करने के लिए लिख रहा हूं, या मैं उसको अपने पक्ष में लेने के लिए लिख रहा हूं, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। और सत्ता की कारगुजारियों की बेहद गहरी समझ थी उनको, सत्ता की गहरी समझ। हम बहुत ऊपर ऊपर आजकल जो चल रहा है, आज जो चल रहा है, और उस खेल को हम समझते हुए या तो बोलते नहीं डर के मारे, या आज जो चल रहा है हम उसको समझते नहीं, उसके साथ हो जाते हैं। उसकी गहराई में जाके सत्ता को समझना, ये परसाई कर सकते थे। परसाई से सत्ता को गहरी समझ प्राप्त करना और सत्ता का हिस्सा बनने की ललक ना होना, ये बहुत बड़ी बात। हम जरा से छोटे, हमारे यहाँ लेखक है, आज हम फलानी सलाहकार समिति के मेंबर बन गए, अखबार में छपवाते हैं। वो कैसे बन गए, क्या बन गए, वो कहाँ के मेंबर बन गए, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है लेखक के लिए। वो अखबार में छाप रहा है, इस बात को शर्म नहीं आ रही उसको। हमें उनका पढ़ के शर्म आ रही है, उनको खुद शर्म नहीं आ रही, और लिख रहे हैं। और बाकायदा फेसबुक पे आ रहा है, सब पे आ रहा है, आज मुझे फलानी रेलवे की यानी कौन सी समिति का कुछ बना दिया गया। अरे यार, तुम सत्ता का हिस्सा बन के इतने सुखी हो। परसाई सत्ता का बनने के, और वो ओछे गणितों से बाहर निकलकर ही आदमी परसाई बनता है, जो आज के समय में भी प्रासंगिक रहता है। आखिरी बात याद रखें, पर प्रेम ने कहा, और वो सलाह मेरी भी है, कि लेखन कैरियर नहीं बनाए। लेखन कैरियर नहीं है, वो कैरियर बन जाता है होते होते, वो अलग बात है, पर आप कैरियर की तरह उसे नहीं इस्तेमाल करें। जैसे हम कैरियर के लिए समझौते करते हैं, कैरियर के लिए हम उसे एक जॉब, लेखन जॉब नहीं, लेखन एक धंधा नहीं, लेखन एक नौकरी नहीं, लेखन एक पैशन है, लेखन एक मुमुक्षा है, लेखन एक तड़प है अंदर से कि मैंने आज नहीं लिखा तो मेरा आज का दिन मेरे जीवन से बेकार गया। आज मैंने कोई समझौतावादी कुछ अप्रोच दिखाया जीवन में, कहीं मैंने गलत हो रहा था और उस तरफ से इसलिए आंखें पलट ली कि यार वो आदमी महत्वपूर्ण है साहित्य में और मुझे कहीं वो कुछ कर सकता है, तो ये मुझे बेचैन करके रखना चाहिए। तब जाके ये सब बातें हैं तो आप परसाई की छाया को तो छू सकते हो, परसाई नहीं बनेंगे। और दूसरा परसाई कोई होता भी नहीं, ज्ञान चतुर्वेदी बनेंगे, प्रेम जन्मेजय बनेंगे। मैं प्रेम जन्मेजय बनना चाहूँ, प्रेम जन्मेजय सुभाष चंद्र बनना चाहें, ऐसा कोई आप ओरिजिनल बन सकें क्या? आप उतना तो बन सके, अपने आप को डायल्यूट मत करिए। ज्ञान चतुर्वेदी जो प्योर ज्ञान चतुर्वेदी वो बना रहे, उसमें समझौते ना करे, उसमें वो कहीं पानी ना मिलाए उस दूध में, वो वैसा बना रहे, तो लोग याद करेंगे आपको। और अगर आप ये भी बनना, ये भी करना, वहां से भी पाना, जो हम कैरियर में करते रहते हैं, प्रमोशन के लिए बॉस के चक्कर मारना और अपने दुश्मनों के खिलाफ झूठी चिट्ठी लिखवा के और उस पर इंक्वायरी बिठा देना, ये सब नौकरी में खूब चलता है। तो आप वो करेंगे
या आप लिख लेंगे। तो कम से कम लिखने के समय अपने प्रति ईमानदार रहें, तो आप इस चर्चा के हकदार हैं कि आज का समय में परसाई क्यों प्रासंगिक है, या आज का समय कैसे परसाई का समय आज भी है। बस मैं इतना कहकर क्षमा चाहता हूं, कुछ समय ज्यादा ले जाओ तो मुझे माफ नहीं। ये तो हमारा और आपके बीच में समझौता था, बात अगर चलती रहे तो समय बाधा नहीं है। तो आज की जो बातचीत हुई तीनों, और परसाई को केंद्र में रखकर तीनों, सुभाष चंद्र जी ने, प्रेम जी ने और ज्ञान जी ने अलग अलग कोणों से परसाई को व्याख्यात किया। और ज्ञान जी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि आप परसाई मत बनो, आप ओरिजिनल अपना बनो। ज्ञान ज्ञान बने, सुभाष जी सुभाष बने, या प्रेम जी प्रेम बने। मतलब आपको अपना ओरिजिनल को बचाए रखना है। शाश्वत लेखन की जब बातचीत आई तो परसाई ने शाश्वत लेखन के बारे में बोला था कि एक शाश्वत लेखक को मेरी रचनाओं को कॉलेज में पढ़ाते हुए देखा है। वो कब मर गए पता नहीं, किंतु अशाश्वत लेखक जिंदा है। तो ऐसी बहुत सी चीज बातें हैं, और मेरा ख्याल की काफी कुछ समय बढ़ रहा है। मैं अगर कोई मित्रों के पास कोई अगर बातचीत एक मिनट बातचीत कर सके। हाँ जी, एक मिनट। हाँ हाँ बोलिए। जी जी, अब मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ, मैंने एक रेफरेंस दिया था कि जो शुक्ल जी ने, सुनील जैन राही जी ने बताया कि वो पहले हुई थी 1989 में। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जब मैं ऊपर तब परसाई जी से पूछूंगा, परसाई जी आपने नहीं कहना है मुझे। धन्यवाद। सुभाष तुम्हारी आवाज पहुंची नहीं, ठीक से कटती रही, बात जो पूरी नहीं आ पाई हम तक। हाँ, आपकी आवाज समझ नहीं पाए सर हम लोग के। उन्होंने ये कहा कि ध्यानमान चौक में जो चीन में हुआ था जो कांड, उस समय परसाई जीवित थे, ऐसा शुक्ल जी ने कहा। हाँ, और उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी कि मैंने ऐसा रेफरेंस गलत दे दिया। ये मेरे को समझ में आ गया इतना। मैं ठीक कहा ना सुभाष? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तुम्हारी आवाज ठीक कहा। ठीक है, आवाज जी 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 ठीक है। कोई बात आप ही समझ सकते हैं। जी जी। और उन्होंने हम ना समझो को समझा दी। समझा दिया। हमारे बीच में परसाई जी के साथ काफी कुछ हिस्सेदार रहे हैं, और परसाई जी जो वसुधा निकालते थे उस वसुधा को फिर आगे भी बढ़ाया है। और उसके जो संपादक थे सेवाराम त्रिपाठी जी, मैं उनसे कहूंगा कि अपने 2-3 मिनट में अपनी बात कहें। सेवाराम त्रिपाठी जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज तीनों मित्रों के बहुत अच्छे वक्तव्य मैंने सुने, और परसाई जी के समय को समझने के लिए, उनकी दृष्टि को समझने के लिए बहुत अच्छे सूत्र उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। तो मेरे लिहाज से ये गोष्ठी में जो विचार मंथन हुआ है, ये बहुत मार के का हुआ है, बहुत बारक हुआ है, और इसकी मैं तारीफ करता हूँ। दूसरी बात मित्रों, आप लोग परसाई को पढ़ रहे हैं, और आप सभी मित्रों को भी पढ़ रहे हैं, और ये जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, परसाई जी की पीढ़ी के, या त्यागी जी की पीढ़ी के, या जोशी जी की पीढ़ी के, या श्रीलाल शुक्ल जी की पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं, ये उस पूरे परिदृश्य को जानते हैं। तो मैं उस परिदृश्य पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जैसा अभी कहा गया कि कोई समय कहीं ठहरा हुआ नहीं होता है, वो निरंतर गतिमान होता है, निरंतर चलता है। तो अब की रचनाएं
यदि आने वाले समय में भी पढ़ी जाती हैं, जैसा ज्ञान जी कह रहे थे कि यदि परसाई और मेरी रचना को दिया जाएगा तो परसाई जी की रचना को ज्यादा सुना जाएगा, ज्यादा पढ़ा जाएगा। यही परसाई जी की परसाइयत है और यही उनकी रचनाओं का मूल्य है। तो दृष्टिमान होना, सार्थक दृष्टि होना, मुझे लगता है कि जब तक लेखक जीवन को नहीं देखता है, जीवन के हरेपन को नहीं समझता है, जीवन की विसंगतियों को नहीं समझता है, तब तक उससे लेखन बहुत सद नहीं सकता है। और ईमानदार लेखक जो होता है वह समय के प्रति और जीवन के प्रति जनता के जवाबदेह होता है। तो मैं यही कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा। लेकिन आज बातें बहुत अच्छी हुई, मैं बहुत धीरज से उनको सुनता रहा। सैनी जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने मुझे 1-2 मिनट का समय दिया। धन्यवाद। अभी इन्होंने त्रिपाठी जी ने बात कही ना कि ज्ञान को लेके कि भाई ज्ञान ने कहा कि 2 रचनाएं परसाई की हों और 2 रचनाएं मेरी हों, तो आप सपाट मत लीजिए। वो तो ऐसा है कि अच्छा पाठक जो होगा वो ज्ञान की भी रचना पढ़ेगा और परसाई को भी पढ़ेगा। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा हूँ, बस जस्ट एक बात बीच में आई थी। कई बार होता है कि हम उसके अन्यार्थ को नहीं पकड़ पाते हैं, पर यह है कि निश्चित रूप से प्राथमिकता उसको देगा। ज्ञान वो कहना चाह रहे थे कि प्राथमिकता उसको देगा, तो पढ़ेगा वो दोनों को, और अगर मेरी याद आ जाएगी तो मेरी भी पढ़ लेगा, कोई बात नहीं। प्रेम जी आप सही कह रहे हैं, परसाई जी को पढ़ना शायद उसकी मजबूरी हो, है, किंतु ज्ञान जी और चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी और प्रेम नर्मदा या सुभाष चंद्र को पढ़ना उसकी जरूरत है। उस क्योंकि आज के समय को जो हमें देखना पड़ेगा, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा आज के समय को। तो एक बात और भी है कि अभी काफी कुछ बातचीत हुई है कि लोग परसाई को केंद्र में रख के तो बातचीत करते रहे और आज के लेखन को, उसकी विसंगति को बातचीत करते रहे, किंतु एक सवाल हमारे मन में अभी भी अछूता है कि आज के लेखन पर बात नहीं हो पाई कि आज के जो विसंगतियां से हम जूझ रहे हैं, जो सरोकार हमारे जीवन से गायब हो गए हैं, जो सरोकारों में हमारी मतलब नीयत बदल गई है, वो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ छूटा है, मुझको ऐसा लगता है। फिर भी बहुत सी बातें हुई। मैं राजेंद्र वर्मा जी से बात करूंगा, 1-2-3 मिनट में अपनी बात करें, उसके बाद फिर हम, समय काफी हो गया है तो हम इसको समाप्त करेंगे। सॉरी मैं सुन नहीं पाया, कुछ अभी पूछा गया कोई प्रश्न क्या? नहीं, सब किसी और से कह रहे हैं कि आप बात कीजिए, किसी से बात। राजेंद्र वर्मा जी से कहा है सैनी जी ने बोलने की। जी वर्मा सर अपना माइक ऑन करें। राजेंद्र वर्मा जी लेफ्ट कर गए, शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से जुड़ेंगे। तो जी मैं उनको एडमिट कर लेता हूँ, वो जुड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है जी वर्मा जी आप बोलिए। राजेंद्र वर्मा जी आपका ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन करिए। जी सभी मित्रों को नमस्कार। बहुत अच्छी चर्चा हुई है और परसाई जी के लेखन संबंधित तमाम सूत्र मिले हैं उनको फिर से समझने और जानने के लिए। और ये बात तो है ही है कि भाई हर मामले में बैंक का जो विद्यार्थी है वो बिना परसाई को पढ़े तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो समझ सकता है बैंक क्या है और वो कुछ सार्थक लिख सकता है। तो इसलिए वो तो हमारे पथ प्रदर्शक हैं और लगभग सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक दृष्टि दी कि कैसे हम बैंक को समझें, परसाई के बैंक को समझें, उस समय को, उनके समय को और आज के समय को। अभी मुझसे अपेक्षा की गई कि आज का जो समय है, आज जो लिखा जा रहा है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी करूं। तो अभी हमारे प्रेम जी ने और जो है ज्ञान चतुर्वेदी जी ने बहुत ही विशेष रूप से कहा कि जो क्षण के प्रति ईमानदार नहीं है, आज जो समय घट रहा है उसके प्रति ईमानदार नहीं है,
तो वो शाश्वत लेखन क्या करेगा। यानी जो आज लिखा जा रहा है अखबारों पर, खास तौर से जो अखबार में कॉलम है, जो पहचान है बैंक की, आज के बैंक की जो पहचान है वो अखबारी लेखन से सामने आ रही है। तो वो मैं ये देखता हूँ कि उसमें बहुत सरोकार जो होना चाहिए, जनोन्मुखता होनी चाहिए, वो होती नहीं है। विसंगत की भी अगर बात करें तो गहराई में उतरने वाली बात नहीं है। प्रेम जी ने बहुत अच्छा कहा कि आप सतह पर बैठकर लहरें गिन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो अंदर घुसकर के जो अंदर करंट है वो आप नहीं देख सकते। तो इस तरह से जो एक अंदर की जो सतह में जो गति है, जो तीव्रता है, वो विसंगत के पक्ष में, विसंगत के मामले में नहीं आ रही है सामने। और वही बात प्रहार पर भी टिक जाती है कि प्रहार हो ही नहीं पाता है, ना तो वो आक्रोश आ पाता है, ना सीधे सीधे आ पाता है, और बहुत ही एक रिपोर्टिंग टाइप की चीजें आ रही हैं। और एक ज्ञान चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज का व्यंगकार अपने पुरखों को बजाय पढ़ने के ये देखता है कि हमसे, ये हमारा समकालीन, ये इसने ऐसा लिखा है, इससे हमने अच्छा लिख लिया है। ये बड़ी तसल्ली की बात है। तो वो ये जो तुलना है, ये तुलना जो है बहुत अच्छा व्यंग का परिदृश्य को समृद्ध नहीं कर रही है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लिखा जा रहा है, खूब कागज रंगे जा रहे हैं, लेकिन व्यंग उभर करके बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में एक प्रश्न आया था और काफी सवाल भी हुए उस बीच में, काफी सोशल मीडिया में बातचीत हुई कि सुदामा के चावल या भारत को चाहिए जादूगर और साधु, इस रचनाओं पर भी बात होना चाहिए या इन पे भी कुछ जवाब होना चाहिए। ये मतलब मेरे ख्याल बहुत विस्तार की चीज है। इसमें मतलब काफी कुछ कहा भी जा सकता है, बात हो सकता है, किंतु पर हम यहाँ पर जाकर जो लिखा जा रहा है उसमें जो चक्र चला रहा है उस पर बात आगे बढ़ जाएगी। तो तिवारी जी इस पर बात कर सकते हैं कि अपन आराम करें? एक मिनट, अगर सुभाष जी तो प्रेम सर, सुदामा के चावल और भारत को चाहिए जादूगर और साधु, ये दो रचनाएं हैं जिस पर अरुण अर्णव खरे जी जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आप इस रचना को किस तरीके से लेते हैं। तो अगर दोनों रचनाओं के बारे में आप कहना चाहें तो दोनों रचनाओं के बारे में, या किसी एक के बारे में कहना चाहें तो? मेरा कहना यह है कि परसाई का ये अलग पक्ष है। मैं तो चाहता हूं कि जैसा आज इस पर बातचीत की, उनका रचना पक्ष अलग है, मतलब जिसपे कई रचनाएं, अभी जैसे अब इस रचना की बात की है, भगत की गत है, आप उस पर बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी रचनाएं हैं, तो इसके लिए एक अलग सत्र रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर वही होगा कि हम लोग जो है थोड़ा बहक जाते हैं और बात करने लगूंगा तो फिर काफ़ी समय हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे मैंने एक संकेत किया कि परसाई का एक और जो पक्ष है कि किस तरह से उनका जो खंड 6 है, जहाँ पे परसाई एक विचारक के रूप में सामने आते हैं, उस पर भी मतलब ये व्यंग्यधारा समूह बात करे, मंच करे तो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होगा। मैं जानता हूँ कि आप इसी सोच के साथ आपने समूह बनाया है, तो एक सार्थकता होगी। तो हम इस पर फिर कभी बात कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी मैं आपसे इजाज़त भी लेना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे काम है। धन्यवाद कि आपने मुझे जी। हम समाप्त ही कर रहे हैं। मैं हमारे डॉक्टर रमेश तिवारी जी से आग्रह करता हूँ कि आभार प्रदर्शन करें, उसके बाद फिर दिन को। जी जी धन्यवाद। तो मैं संक्षेप में कहूँ कि परसाई, आज का समय और परसाई में ये सारे जितने भी हमारे अग्रज विद्वान आए, उन सब के प्रति हार्दिक आभार है। और मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँ कि कोई भी साहित्य तभी साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है जब वह आपको आपके जीवन संघर्षों से जूझने और उन पर विजय पाकर मुक्ति के दर्शन कराने में समर्थ हो। साहित्य और विशेषकर आधुनिक साहित्य निश्चित रूप से उपेक्षित, वंचित, कमजोर के साथ खड़ा होने की कवायद करता है। यही साहित्य की कसौटी है और आधुनिक साहित्य की सार्थकता का आधार भी। आज के समय का व्यंग लेखन हमारे समय के सच को, नियामक संस्थाओं और आमजन के रिश्तों को लेकर सवाल उठा रहा है या नहीं? व्यंग लेखन आम जन के जीवन संघर्षों को अभिव्यक्त कर रहा है या नहीं?
आमजन की पीड़ा की अभिव्यक्ति व्यंग लेखन में आज हो पा रही है या नहीं, इन कसौटियों को ध्यान में रखकर हमें परसाई को बार बार पढ़ने की जरूरत है। ज्ञान जी ने बात की परसाई में क्या है। परसाई में बेचैनी है, आमजन के प्रति संलग्नता है और सत्ता व्यवस्था की मनमानी कहिए या सत्ता व्यवस्था और आमजन के प्रति परस्पर निर्भरता से उत्पन्न विसंगति जन्य बेचैनी परसाई के लेखन और जीवन की पहचान है। अकाल उत्सव, गर्दिश के दिन, कंधे श्रवण कुमार के आदि रचनाओं में हम इस बेचैनी को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। जितनी भी नियामक संस्थाएं हैं, व्यक्ति की, धर्म की, राजनीति की, शासन प्रशासन की, उन संस्थाओं के समक्ष परसाई का लेखन हमेशा सवाल खड़े करने का काम करता है और ये सवाल आमजन की पक्षधरता के साथ करता है। तो इन सारी दृष्टिकोण से आज जो बात उसके लिए जितने भी हमारे अग्रज विद्वान हैं, प्रेम जी, सुभाष जी और ज्ञान जी, आप लोगों की भागीदारी रही और हमारे व्यंग्यधारा समूह के साथी लोग यहाँ मौजूद रहे। सबके लिए हम निश्चित रूप से व्यंग्यधारा की ओर से आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर पर हम परसाई की रचनात्मकता को लेकर, चाहे सुदामा के चावल और भारत को चाहिए, जादूगर और साधुगर, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। हम लोगों ने पहले भी परसाई पर बातचीत की है। हम परसाई की रचनात्मकता को लेकर के भी आगे बात करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों के प्रति हार्दिक आभार और रमेश सैनी जी के प्रति भी हार्दिक आभार।